So good afternoon, everyone. So it happens to be post-lunch session, and I know very well you have already attended couple of sessions since morning. And specifically in post-lunch session, some lethargy creeps up. Incidentally, I was also attending your session number 1, specifically the Prezi software. I was with you only. So a couple of interesting sessions you already have. And now I have been conferred with the responsibility to deal with one of the technical topics. For next 80-90 minutes or so, we are going to have discussions on the softwares which are used in research, while conducting research, you can say. Topic is quite comprehensive. You know very well that there are several softwares. I'll try to focus on such softwares which are freely available, means open source softwares, and at the same time which are very easier to uh, handle or operate, you can say. So बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है. सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम. एक 5 से 6 सॉफ्टवेयर का मैं जस्ट आज 2 इश्यूज होते हैं इसमें एक्चुअली. एक इनपुट होते हैं और दूसरा ऑब्वियसली आपका जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है. तो मैं सॉफ्टवेयर का पार्ट डील कर रहा हूँ अभी, क्योंकि रिसर्च आपको द एजम्पशन दैट कि आपको रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. क्योंकि टेक्निकली अगर रिसर्च के कंसेप्ट्स क्लियर करना है और उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाना है तो इट विल कंज्यूम मच ऑफ द टाइम. तो मैं सॉफ्टवेयर अवगत करा देता हूँ. जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस वक्त थोड़ा सा डिटेल में जाने की भी कोशिश करेंगे. देखिए, रिसर्च करते वक्त जनरली 3 चीज़ें कम्स इनटू प्ले. द फर्स्ट इज इनसाइट्स, सेकंड इज डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज स्किल्स. Insights is about your understanding about the terminologies or the concepts used in research. Specifically, insights I am referring to the knowledge. जैसे रिसर्च करते वक्त कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे रिसर्च पेपर के फॉर्मेट्स होते हैं, रिसर्च पेपर के टाइप्स होते हैं, सिनॉप्सिस का एक फॉर्मेट होता है, थीसिस का एक फॉर्मेट होता है. आपने शायद IMRAD फॉर्मेट के बारे में सुना होगा. आपको भी मालूम है रिसर्च करते वक्त हम लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी होती है या ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को ड्राफ्ट करने होते हैं, हाइपोथेसिस हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन का सिलेक्शन करते हैं. ये सब जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने देखा पार्टिसिपेंट की लिस्ट में बहुत सारे लोग डॉक्टरेट है ऑलरेडी और बाकी सब लोग तो ऑब्वियसली PhD कर भी रहे होंगे. तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही रिसर्च से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का. आज हम लोग इंसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर को लेके कि रिसर्च करते वक्त जो सॉफ्टवेयर्स हम लोगों को काम में आ सकते हैं उसके बारे में जस्ट एक अवेयरनेस. इंसाइट का मतलब नॉलेज बोलिए या एक अवेयरनेस. 1.5 घंटे में उतना ही हो सकता है. अवेयरनेस थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर से जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन से फंक्शंस रिसर्च से रिलेटेड परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. दूसरा होता है डायरेक्शन, यानी दिशा. वो पर हम लोग मेहनत तक करते हैं, पर वो मेहनत को अगर सही दिशा मिल जाए तो वो काम जो है वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, क्विकली भी हो जाता है, इफेक्टिवली हो जाता है, एंड वी कैन टॉक अबाउट अचीविंग क्वालिटी. और तीसरी होती है स्किल्स. स्किल्स का मतलब है रिसर्च करते वक्त स्किल की भी ज़रूरत होती है. स्किल्स का मतलब है कि जैसे हमने अभी बात की कि इनसाइट्स होने चाहिए. आपको मालूम है कि रिसर्च करते वक्त हम लोगों को हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने हैं, ये तो नॉलेज हो गया. आपको हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मालूम है. हाइपोथेसिस इज एन assumption और सपोजिशन विच नीड्स टू बी टेस्टेड, ये नॉलेज हो गया. स्किल का मतलब है कि अगर आपको कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट दे दिया गया तो क्या आप उस चीज को लेके वो फंक्शंस जो है या वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या. जैसे मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ तो क्या आप उसके ऊपर ठीक से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर पाओगे. थीसिस राइटिंग के जो रूल्स है, कन्वेंशंस है, साइंटिफिक राइटिंग नाम से एक डिसिप्लिन ही है, उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, ये सब टू द पॉइंट मालूम होना, दैट इज नॉलेज, और करते आना ये दूसरी चीज. तो आज हमारा जो फोकस है वो सॉफ्टवेयर को लेकर, रिसर्च से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में अवगत करा लेना और उससे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूंगा. तो स्किल डेवलपमेंट ये पार्ट पे भी आज थोड़ा बहुत फोकस करेंगे. टाइम बहुत ही लिमिटेड है, 90 मिनट में देखते हैं कि कितना हो सकता है, पर मेरी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी कि हम लोग थोड़ा सा सॉफ्टवेयर्स को लेके नॉलेज गेन करेंगे और कुछ सॉफ्टवेयर्स की स्किल भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे.
देखिए, रिसर्च करते वक़्त हमारा पाला पड़ता है रिसर्च से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ। ये 2 टर्म्स हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। टूल का मतलब है सॉफ्टवेयर्स और टेक्निक का मतलब है मेथड्स। हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो आपने एनोवा, वन वे एनोवा या टू वे एनोवा या टू फैक्टर एनोवा भी उसको कहते हैं, या फिर आपने मैनकोवा, कॉनकोवा इसके बारे में सुना होगा। रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन या पेयर टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इन टेस्ट के बारे में सुना होगा। इन सबको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की टेक्निक्स या फिर मेथड्स। और ये टेस्ट करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम लोग टूल्स कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये सब जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये मैन्युअली करना अपेक्षित नहीं है। और कोई भी अच्छा जर्नल आपको डेफिनेशंस मालूम है आज, जैसे स्कोपस के जो पब्लिकेशंस होते हैं, जो जर्नल्स होते हैं, स्कोपस इंडेक्स्ड या फिर वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स या स्प्रिंजर, राउटलेज, वेले, ये सब आपको सुन के मालूम है। एमराल्ड है, ऑक्सफोर्ड है, लंबी लिस्ट है कि जिनको हम लोग क्वालिटी जर्नल्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक सिंपल सा रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना है तो आज अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो मैन्युअली कर रहे हैं तो नो वन विल एंटरटेन योर पेपर। So obviously you are expected to use relevant softwares और उन सॉफ्टवेयर्स को ही हम लोग टूल्स कहते हैं। तो 2 चीजें हैं रिसर्च करते वक्त, एक होते हैं टूल्स, दूसरे होते हैं टेक्निक्स। तो ऑब्वियसली टूल्स में जाने से पहले टेक्निक्स का नॉलेज आवश्यक है कि कौन सी टेस्ट कब लगती है, उसके नल के फॉर्मेट्स क्या हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस कैसे निकालते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन सी टेस्ट कौन सी सिचुएशन में या कौन से नेचर ऑफ डेटा पे या कौन से रिसर्च डिजाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर सॉफ्टवेयर वैसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान सा काम है। छोटा सा कोई आके अगर आपको प्यार से समझा दे कि ये सॉफ्टवेयर में इनपुट कैसे लेते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, और बीच में कुछ प्रोसेसिंग का पार्ट आता है जो बैकएंड में चलता है। सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्रोसेसिंग and you need to simply give direction to the software ki what kind of input you are feeding to it and how you are processing it, and what sort of output in what context you are requiring. All these inputs you are supposed to feed into the software. तो बहुत बड़ा मैकेनिस्टिक प्रोसेस है। तो सॉफ्टवेयर सीखना आज की डेट में बड़ा आसान काम है, पर टेक्निक के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पर आज मुझे जो टास्क दिया गया है वो है टूल्स को लेके मैं कुछ चर्चा करूं, और विद द एजम्पशन दैट आपको टेक्निक्स शायद मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये 6 मुद्दों पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल एरियाज ऑफ रिसर्च है कि आपको अगर हर फंक्शनल एरिया के डेडिकेटेड अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात कर रहा था जो रिसर्च का एक वन ऑफ द इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। तो ऑब्वियसली आपको एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए सॉफ्टवेयर कुछ अलग होते हैं। अभी जो आपने सेशन अटेंड किया है प्री लंच में मेंडेले का, तो वो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि उसमें साइटेशंस और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस कैसे जनरेट करते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है जो रिसर्च करते हुए हम लोगों को परफॉर्म करना होता है। अलग अलग फंक्शंस है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल 4 फंक्शनल एरियाज से हमारा पाला पड़ता है रिसर्च करते हुए। तो वो एट द आउटसेट विल जस्ट ट्राई टू acquaint ourselves with all those functional areas which we typically confronted with while conducting a research activity. उसके बाद बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट मेरी तरफ से रहेगा शायद, लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते वक्त कौन से इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस है और उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो कुछ सोर्सेस मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे वेब ऑफ साइंस या फिर स्प्रिंजर, विले या फिर जेगेट के बारे में आपने सुना होगा। कुछ सोर्सेस हैं जो मैं आपको बता भी देता हूँ कि उसको एक्सेस कैसे मिलेगा, और उसमें जाके आपका जो रिलीवेंट लिटरेचर है आपके रिसर्च के टॉपिक का, उसको कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा दूंगा आपको। उसमें एक बुलियन कमांड हम लोग यूज करते हैं, तो ये बुलियन क्या है और कैसे हम लोग यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सैंपल साइज कंप्यूटेशन के लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, इसका भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। एक 3-4 सॉफ्टवेयर
मैं क्विकली आपको बता दूंगा। एक ऑनलाइन भी होते हैं इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद हम लोग रिसर्च पेपर जब तैयार करते हैं तो रिसर्च पेपर के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है एम्पिरिकल पेपर और दूसरा होता है रिव्यू पेपर। तो रिव्यू आर्टिकल में स्पेसिफिकली कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स लगते हैं जो एम्पिरिकल में अलग सेट है सॉफ्टवेयर्स का, और रिव्यू आर्टिकल के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं और उसको यूज कैसे करेंगे, इसमें से कोई एक सॉफ्टवेयर का मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे दूंगा, और आपको मैं बता दूंगा कि ओपन सोर्स कौन से हैं और आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। कोई एक सॉफ्टवेयर का मैं डेमोन्स्ट्रेशन अभी दे दूंगा। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, तो इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा और कुछ नाम तो बता दूंगा जो ओपन सोर्स है, जो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकेंगे। और रेफरेंस मैनेजमेंट का देखते, क्योंकि मेनली अभी जस्ट आपने किया है, उसमें बाकी 3-4 सॉफ्टवेयर्स है और उसके बारे में मैं अवेयर तो कर देता हूँ आपको। और अगर टाइम रहता है तो मैं एक सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा। तो ये कुछ दायरा है आज के सेशन का, जिसको फ्रेमवर्क कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं। और कल का मेरा सेशन आपको याद होगा और आज मुझे आप लाइव देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं और प्रेजेंटेशन करते कैसे हैं। तो मैंने कल आपको एक टिप भी दी थी कि आप सबसे पहले ऑडियंस को बता दीजिए कि आप कौन से टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं अपेरेंट सेक्शन में। तो आपको मैंने वो बता दिया है कि आज मेरे सेशन में मैं ये 6 मुद्दे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में, और एक एक पार्ट जो है एक एक सेक्शन में डील करेंगे, सो दैट हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में ऑब्वियसली हम लोग चेक करेंगे कि रिसर्च करते वक्त हम लोगों को कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। 4 टास्क होते हैं या 4 एरियाज होते हैं। एक कोई भी सिंपल सी रिसर्च एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको 4 अलग-अलग सब्जेक्ट डिसिप्लिन का नॉलेज आवश्यक होता है। तो ये क्या है, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, रिसर्च करते वक्त हम लोगों को रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और रिसर्च डॉक्यूमेंट एज ए एकेडमिशियन हमको जो हमेशा तैयार करने होते हैं वो 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें पहला डॉक्यूमेंट है, वो है रिसर्च सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसको हम लोग रिसर्च सिनॉप्सिस कहते हैं। अगर आप 100 प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी एजेंसी से, एआईसीटी हो या फिर आपका यूजीसी से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस है कुछ, उनकी तरफ से हम फंडिंग लेते हैं, तो वहाँ हम लोग सबसे पहले प्रपोजल पुट अप करते हैं। तो सिनॉप्सिस प्रपोजल इंटरचेंजेबली यूज टर्मिनोलॉजीज कह सकते हैं, पर प्रपोजल में कुछ एडिशनल हेड्स आ जाते हैं क्योंकि ये फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। और प्रपोजल का बहुत बार जो फंडिंग एजेंसी है उनकी तरफ से ही फॉर्मेट मिल जाता है कि यू आर सपोज टू पुट अप योर प्रपोजल इन दिस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। पर पीएचडी करते वक्त सिनॉप्सिस का फॉर्मेट हम लोगों को हमारा फॉलो करना होता है, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी शायद ये फॉर्मेट्स चेंज भी होते हैं। पर इसमें जनरली एक 8 से 9 हेड्स आते हैं सिनॉप्सिस में, पर वो हमारा टेक्निकल इनपुट का आज का कोई इंटेंशन है नहीं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च करते वक्त हम लोगों को सॉफ्टवेयर कौन से लगते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि रिसर्च करते वक्त अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास। तो 4 डॉक्यूमेंट, जिसमें से पहला मैंने बात किया सिनॉप्सिस या फिर प्रपोजल। दूसरा है रिसर्च पेपर। हाँ, एज ए एकेडमिशियन हम लोग तो हमेशा ही रिसर्च पेपर्स तैयार करते हैं, रेगुलरली करते रहते हैं, क्योंकि एपीआई में भी आपको मालूम है कि रिसर्च पेपर का इम्पोर्टेंस कितना है। आज यूजीसी भी बोल रही है कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में ही आपको पब्लिकेशंस करने हैं। ये दूसरा एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को रिसर्च करने के लिए, और जो हम लोग शायद रेगुलर बेसिस पे करते भी हैं। विनय कुमार सर, उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं तो तीसरा डॉक्यूमेंट हमको तैयार करना होता है जिसको हम लोग रिसर्च थीसिस या फिर रिसर्च डिसर्टेशन कहते हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट जो हम लोग पीएचडी करते वक्त तैयार करते हैं वो है समरी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स जनरली हम लोगों को तैयार करने होते हैं, और जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो है रिसर्च पेपर। और फंडेड प्रोजेक्ट्स अगर आप हमेशा रेगुलरली ले रहे हो तो प्रपोजल तैयार करना होता है, और उसमें फिर रिसर्च से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करनी होती है। तो वो एक्टिविटीज कौन सी है, क्विकली एक बार देख लेते हैं। देखिए, रिसर्च करते वक्त सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग हमको होना होता है वो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज और प्रोसीजर्स, मेथड्स, ये सब अगर ठीक से मालूम है तो ऑब्वियसली रिसर्च ठीक से हो जाएगा।
क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज प्रोवाइडिंग यू द बेसिक प्लेटफॉर्म और अ बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। तो एक ग्राउंड वर्क जिसको हम लोग कहते हैं, वो ग्राउंड वर्क हम लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी देता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन इज एड्रेसिंग द इशू ऑफ व्हाट, आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, एंड हाउ विल यू कंडक्ट द रिसर्च। यानी क्या, दो चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी एड्रेस करती है। एक है व्हाट टॉपिक यू विश टू एक्सप्लोर एंड हाउ विल यू कंडक्ट रिसर्च ऑन द चोजन टॉपिक। दिस इज व्हाट इन ब्रॉड सेंस रिसर्च मेथोडोलॉजी इज एड्रेसिंग। अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो फंक्शंस है, मेरी एक सिंगल लाइन डेफिनेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी की ये है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू होता है टॉपिक सिलेक्शन से और खत्म होता है डेटा कलेक्शन पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इससे सिंपल डेफिनेशन शायद नहीं मिलेगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू होता है टॉपिक सिलेक्शन से और खत्म होता है डेटा कलेक्शन पे। अब ये दो एक्सट्रीम स्टेप्स के बीच में हम लोग जो करते हैं उसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। जैसे आप आपकी स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो कि हमारी रिसर्च की जर्नी शुरू होती है टॉपिक सिलेक्शन से, उसके बाद टाइटल फिक्सेशन, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉप करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, वेरिएबल का डिडक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर लिटरेचर रिव्यू की एक्टिविटी। अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे, अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन प्लान करेंगे, लेबोरेटरी हो या फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट हो उसका प्लानिंग आप करेंगे। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग ये पार्ट आ जाता है। उसके बाद आता है फिर सैम्पलिंग का पार्ट, और उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन। तो ये जितनी भी स्टेप्स आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी ये थोड़ा सा ग्राउंड वर्क वाला पार्ट है, इसमें लिखने वाला सोचने वाला पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से हमारा पता है, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है आरएम परफॉर्म करते हो कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शंस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे टॉपिक सिलेक्शन के लिए अभी तक तो कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है कि टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं या फिर टाइटल कैसे फिक्स करते हैं, इसके लिए अभी तक तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है। उसके बाद प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि आपको क्या करना है। इट इज टोटली अप टू योर डिस्क्रिप्शन, दैट इज व्हाई यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। जहां तक रिसर्च डिजाइन के सिलेक्शन का सवाल है, ये भी इट इज टोटली अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, दैट इज व्हाई यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आता है। हाँ, लिटरेचर रिव्यू के लिए सॉफ्टवेयर भी है। लिटरेचर रिव्यू एक कॉम्प्रहेंसिव एक्टिविटी है, और इसमें हमारा पाला पड़ता है ऑनलाइन सोर्सेज के साथ, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जिसको हम लोग कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आपको भी मालूम है कि एक 3-4 फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है लिटरेचर सर्च, कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन सा प्रीवियस लिटरेचर अवेलेबल है उसका सर्च। तो यहाँ पे हाँ, ई सोर्सेस अवेलेबल है, इसके बारे यहाँ से हम लोग आज के डेमोन्स्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। इसको लेके सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल है। उसके बाद है इसका सर्च के बाद हम लोग इसको रेफर करते हैं और हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड के लिए ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस में डाउनलोडिंग के जो फंक्शंस है, और इसमें एक्सेल शीट में ये पूरा का पूरा फाइल हमारा डाउनलोड हो जाता है, वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद तीसरा एक फंक्शन होता है, वो है साइटेशन का। लिटरेचर जो हमने डाउनलोड किया है उसका साइटेशन और उसके रेफरेंसेस। और अभी जो आपने प्री लंच में किया है, यही फंक्शंस आपने परफॉर्म किए हैं, तो मैं डुप्लीकेशन नहीं करूंगा अभी उसका। तो एलआर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक्टिविटी है, पर इसमें सॉफ्टवेयर्स और ऑनलाइन सोर्सेज से हमारा पाला पड़ता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि हम लोग कुछ इनपुट्स आज के सेशन में लेंगे, और यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। उसके बाद आता है क्वेश्चनर डिजाइनिंग। अगर आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चनर डिजाइनिंग के लिए हाँ, सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मैं 1-2 मिनट में बात कर रहा हूँ। रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू हैव बीन यूजिंग। इंस्ट्रूमेंट देखिए, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, क्वेश्चनेयर या फिर शेड्यूल या फिर कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस, और एक्सपेरिमेंटेशन में तो आप इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट से ही काम करते हो ना, तो उसका कैलिब्रेशन हो या फिर उसका वैलिडिटी टेस्टिंग हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको अवगत करा देता हूँ कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं।
डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि डेटा कॉम्प्रिहेंसिव लगता है इसके लिए, तो मैं इसका डेमो तो नहीं दे रहा हूँ, पर सॉफ्टवेयर बता देता हूँ मैं आपको। उसके बाद आता है सैम्पलिंग का पार्ट, और सैम्पलिंग में खास करके हम लोगों को सैंपल साइज फिक्सेशन के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है कि आपका ऑप्टिमम सैंपल साइज क्या होना चाहिए। आज की डेट में ये मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं, और सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके बारे में मैं बता भी रहा हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर्स है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी, कुछ सॉफ्टवेयर का मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा हूँ। उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए आपको भी मालूम है आज इलेक्ट्रॉनिकली डेटा कलेक्ट हो रहा है, आपके गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस हो, डिजिटल सोर्सेस हो, ये डेटा कलेक्शन के लिए भी यूज हो रहे हैं। डेटा कलेक्शन की एक मेथड ये भी है कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो एक डिवाइस ही है, तो ये डिजिटली ही हो रहा है। तो डेटा कलेक्शन ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो आखिरी स्टेप है, यहाँ पे भी कुछ अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को सॉफ्टवेयर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करने के लिए। तो ये हो गया पहला पार्ट जो हम लोगों को रिसर्च करते वक्त करना होता है, दैट इज आरएम के डिसीजंस। दूसरा पार्ट आता है रिसर्च करते वक्त, वो है स्टैटिस्टिक्स। आपने जैसे देखिए आरएम जहाँ पे खत्म होता है उसके ठीक बाद स्टैटिस्टिक्स शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरएम टॉपिक सिलेक्शन से शुरू होता है और डेटा कलेक्शन पे खत्म होता है। आपके पास एक बार डेटा आ गया तो उस डेटा का हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग का मतलब है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक मुख्य मुद्दा होता है कि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस है उसको आप कौन सी मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें एक मुख्य चर्चा ये करनी होती है कि हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लोग क्या यूज करेंगे। जैसे आपके हाइपोथेसिस के लिए आपके 9 हाइपोथेसिस है, तो हर हाइपोथेसिस के लिए आप कौन सी टेस्ट लगाएंगे, या फिर आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आप कौन से अप्रोप्रिएट ग्राफ्स तैयार करेंगे, या फिर आप उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसको समरी स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टसीज, ये सब चीजें उसमें आती हैं। तो इसका भी कंप्यूटेशन हम लोगों को करना होता है, इसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में 3 चीजें आती हैं ब्रॉडली अगर बात करें। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुरू होता है टैबुलेशन से, डेटा टैबुलेशन, और उसके तुरंत बाद हम लोग टैबुलर डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्राफ्स बनाने के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, कम से कम 20 सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ डेडिकेटेडली आपके ग्राफ्स बनाने के काम में आते हैं। तो उसके बारे में मैं चर्चा कर ही रहा हूँ। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसके लिए आज की डेट में हम लोग सॉफ्टवेयर्स का ही उपयोग करते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर है मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, उसके लिए भी आज की डेट में सॉफ्टवेयर ही यूज करना है, मैन्युअली करना अपेक्षित ही नहीं है। अगर कर भी लिया मैन्युअली तो भी नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर रिसर्च। तो इसलिए सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि इट इज मैंडेटरी। क्योंकि आपको रिसर्च आर्टिकल, इवन थीसिस में भी आज आपने कौन से स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, उनके रिस्पेक्टिव वर्जन्स आपने कौन से यूज करके डेटा एनालिसिस किया है, ये आपको आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट में मेंशन करना कंपलसरी है। और ये आपके एडिटर्स जो होते हैं उनकी तरफ से स्पष्ट शब्दों में गाइडलाइंस होती है कि यू आर सपोज टू स्पेसिफाई विच पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यू हैव यूज फॉर प्रोसेसिंग योर डेटा, वो लाइसेंस थे कि नहीं थे, और उसका वर्जन कौन सा आपने यूज किया है। ये सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी क्या रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते वक्त सॉफ्टवेयर का यूसेज कंपलसरी है। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है थोड़ी देर में देखते हैं। तीसरी चीज जो रिसर्च करते वक्त हम लोगों को करनी होती है वो है साइंटिफिक राइटिंग, यानी क्या रिसर्च का, हमने जो रिसर्च किया है उसका रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग का मतलब है आप कोई थीसिस तैयार कर रहे हैं या डिसर्टेशन तैयार कर रहे हैं, और उसको लेके कन्वेंशंस है, इसको लेके रूल्स है, और इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से हमारा पाला पड़ता है। साइंटिफिक राइटिंग में ब्रॉडली ये 3 चीजें आती हैं, जिसमें आता है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, कि आपके पंक्चुएशंस हो या आपके ग्रामर हो या ड्राफ्टिंग के रूल हो, इसको लेके डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। उसके बाद रेफरेंस मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक राइटिंग का ही पार्ट है, जो थीसिस लिखते वक्त हमको पाला पड़ता है, साइटेशंस और रेफरेंसेस जनरेट करना, इसको लेके भी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं। और बाद में है फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी क्या फिजिकल सेटअप, जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्जिन सेट करना, या फिर लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग हो, या फिर हेडर फुटर हो, ये सब चीजें जिसको फॉर्मेटिंग हम लोग कहते हैं,
तो फॉर्मेटिंग के लिए भी आज आपको प्रोसेसर जिसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर्स वो यूज करने होते हैं, और इसके लिए आपको मालूम है कि एमएस वर्ड तो बहुत ही कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है, उसके साथ साथ लैटेक्स भी आज बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो इसको लेके भी सॉफ्टवेयर से, ये मेरा बताने का मतलब है कि रिसर्च करते वक्त कौन से चीजों से पाला पड़ता है और हर एक स्टेज पे सॉफ्टवेयर है, ये बताने की मेरी कोशिश है पहले 15-20 मिनट में। एक चौथी चीज है जो रिसर्च करते वक्त हम लोगों को कन्फ्रंट करनी होती है, वो है रिसर्च पब्लिकेशन। अगर आपने आर्टिकल्स तैयार किए हैं तो हम लोगों को वो उसके पब्लिकेशंस भी करने होते हैं। और इसमें एक बड़ा जो मुद्दा आता है वो है रिसर्च जर्नल सिलेक्शन का। तो इसमें भी सॉफ्टवेयर का यूसेज होता है, ऑनलाइन होते हैं ये, कि जर्नल कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप कहीं पे नोट करके रखते हैं कि इसके जर्नल फाइंडर्स आते हैं ऑनलाइन। आज टाइम रहा तो मैं बता दूंगा आपको, पर मुझे नहीं लगता वहां तक पहुंच पाएंगे हम लोग। जनरल फाइंडर्स इनको कहते हैं, कि जितने भी आपको डेटाबेसेस मालूम है, जैसे आपको अगर एल्सवेयर, ये अगर डेटाबेस मालूम है, तो एल्सवेयर में आपने जो पेपर तैयार किया हुआ है, वो पेपर एल्सवेयर के तो बहुत सारे हजारों जर्नल्स है ना। तो उस पर्टिकुलर हजार में से कौन से जर्नल में आपका आर्टिकल पब्लिश होने के चांसेस है, जिसको कहते हैं मैच। इसमें क्या होता है जर्नल फाइंडर्स में, कि आपको जर्नल फाइंडर में जाके आपका सिनॉप्सिस, सॉरी आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है रिसर्च आर्टिकल का, वो वहाँ पे फीड करना होता है। और आपका टाइटल, बाकी कीवर्ड्स जो आपने यूज किए हुए हैं, वो सब चीज़ें, कुछ 3-4 चीज़ें वो मांगता है। और फिर ये जो सॉफ्टवेयर है जर्नल फाइंडर जिसको कहते हैं, ये जर्नल फाइंडर पूरा उसका डेटाबेस चेक करता है, और आपके जो कंटेंट है एब्स्ट्रैक्ट के, वो कंटेंट से मैच करते हुए जर्नल की वो लिस्ट एक आपके सामने रखता है, और उसमें मैच देता है वो परसेंटेज वाइज। तो कुछ जर्नल का मैच आपको 24% दिख जाएगा। अभी मैंने हाल ही में किया था, तो हमारा एक पेपर एल्सवेयर के ही एक जर्नल उन्होंने रिकमेंड किया था, उसमें 24% मैच था। कोई एक जर्नल में 7% मैच आ रहा था। तो जिसमें सबसे ज्यादा मैच आएगा वो आपके लिए शायद बेहतर फिट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जर्नल भी इलेक्ट्रॉनिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक एरिया जो रिसर्च से रिलेटेड है, वो है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, जिसको आरपीई कहते हैं। और ये 2019 2019 में यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई है आरपीई को लेके। और ये एक कोर्स कंपलसरी हो चुका है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को 30 इयर्स का, और नागपुर यूनिवर्सिटी ने भी ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। और अभी जब कभी भी नई बैच होगी प्री पीएचडी कोर्स वक्त की, उसमें आरपीई का ट्रेनिंग रिसर्च स्कॉलर्स को नागपुर के मिलेगा। पर ये एक डिसिप्लिन है जिसमें कॉपीराइट्स या फिर प्लेगियरिज्म ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। आपके पेटेंटिंग कैसे करते हैं, ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है। तो इसमें भी प्लेगियरिज्म को लेके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक 2-3 सॉफ्टवेयर से हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्ट्रिक्टली उर्कुन नाम से सॉफ्टवेयर ही यूज होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अवेयर कर दूंगा आपको कि कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं प्लेगियरिज्म चेकिंग के लिए। एक ऑनलाइन टूल्स भी आते हैं इसके फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लेगियरिज्म चेकर्स कहते हैं इनको। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन। तो यहाँ से भी आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो। यानी पेपर सबमिट करने से पहले मुझे लगता है प्लेगरिज्म चेक कर लेना चाहिए कि कितना परसेंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जो यूजीसी की तरफ से इंडिया में जो रूल है प्लेगरिज्म 10% तक अलाउड है। ये 10% क्या है, तो ये है एसआई, इसको कहते हैं सिमिलैरिटी इंडेक्स। तो आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स अगर 10% से ऊपर है, इफ सपोज थीसिस का, तो ऑब्वियसली आप थीसिस सबमिट नहीं कर पाओगे। आपको वो घर जाके उसको रिवाइज करना होगा, पैराफ्रेजिंग करना होता है एक्चुअली। और आपका जो कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल है वो कम करना होता है, और जब तक वो 10% नहीं आता है तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते हो। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये 10 से 15% तक ये टॉलरेंस दिया हुआ है ऐसा इंडेक्स का। तो मालूम नहीं बाद में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी चर्चा हो ही रही तो मैं बता देता हूँ आपको। पीएचडी करते वक्त आपको जो थीसिस जो है उसका जो प्लेगरिज्म चेक करना है, उसके लिए ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है उर्कुन, जो यूजीसी ने रिकमेंड किया हुआ है। हमारी नागपुर विद्यापीठ में भी है सॉफ्टवेयर, और मेरे ख्याल से लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में ये सॉफ्टवेयर होता ही है। इसको उर्कुन कहते हैं। और जब आप स्कोपस, डब्ल्यूओएस या किसी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी जर्नल में जब कोई रिसर्च आर्टिकल सबमिट कर रहे हो, तो उस वक्त वो लोग एक टर्न 18 नाम से सॉफ्टवेयर आता है, टर्न 18।
ये नाम का सॉफ्टवेयर है, इससे ही वो चेक होता है और ये बहुत स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर है। हाल ही में मैंने एक एबीडीसी नाम की एक लिस्ट आती है, आपको सुन के शायद मालूम होगा। ये उच्च कोटि के जर्नल्स इसमें है, एबीडीसी कहते हैं इसको, एबीडीसी लिस्ट। इसमें सिर्फ जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2600 जर्नल्स है सिर्फ, और इसकी 4 कैटेगरीज आती है, ए स्टार, ए, बी और सी। तो हमने हाल ही में बी के लिए पेपर सबमिट किया था, और हमने जब टर्निटिन से वो चेक किया था पेपर, तो उसका प्लेगरिज्म हमारा 43% आ रहा था। और बिलीव करिए कि ये राइटिंग का काम मैं ही करता हूँ हमारी टीम में। तो ये राइटिंग मैंने खुद किया था और कॉपी पेस्ट उसमें से कुछ भी नहीं था। बिलीव मी, लिटरेचर रिव्यू जो करते एला, वो तो कहीं और से रेफर तो करना ही होता है, पर भाषा तो हमने हमारी ही यूज की थी, पर फिर भी 43% दिख रहा था। फिर हमने उसको पैराफ्रेज करके फिर से जब रन किया तो वो 21% आ गया, उससे नीचे आ नहीं रहा था वो। फिर भी हमने वो पेपर भेज दिया है, देखते हैं अभी क्या होता है उसका। पर ये जनरली 10 से 15% तक ये अलाउड होता है। और ये टर्निटिन बहुत ही स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर है, हर एक वर्ड पकड़ लेता है वो। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है रिसर्च करते वक्त। और कुछ ऑनलाइन टूल्स भी आते हैं, एक आप लिख के रख दीजिए, एक स्मॉल टूल्स नाम से आता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्मॉल टूल्स, ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, फ्री है बिल्कुल। ऑनलाइन करते हैं ये, आप ऑनलाइन जाइए, स्मॉल टूल्स में जाइए, और वहाँ पे एक विंडो आएगी, वहाँ पे आप जो मटेरियल आपको प्लेगरिज्म चेक करना है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से कुछ लिमिट है वहाँ पे, वर्ड की लिमिट 1000 शब्दों के ऊपर डाल नहीं सकते वहाँ पे एक टाइम पे आप। यानी क्या, वो पेज बाय पेज ही वो चेक करके देता है आपको प्लेगरिज्म। तो ये कुछ टूल्स है, पर ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ ऑनलाइन टूल्स, क्योंकि क्योंकि जहाँ सबमिट करना है, एक तो आप पीएचडी सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी में, तो वो तो बोल रहे हैं कि उर्कुंड से ही करना है। और अगर आप हाई क्वालिटी जर्नल में पब्लिश कर रहे हो तो वो तो बोल रहे हैं कि टर्निटिन से ही करना है। तो ये अवेलेबल भी है, तो भी हम जैसे लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक जो प्लेगरिज्म चेकर्स होते हैं इनका डेटाबेस अलग अलग होता है। टर्निटिन का बहुत कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस है, आप एक ही आर्टिकल टर्निटिन से चेक करिए और उर्कुंड से चेक करिए, उर्कुंड में बहुत कंजर्वेटिव एसआई मिलता है। उर्कुन का डेटाबेस थोड़ा कम है, टर्निटिन का बहुत तगड़ा डेटाबेस है, इसलिए उसमें एसआई का इंडेक्स जो है वो ज्यादा आता है। और बाकी जो ऑनलाइन टूल्स हैं प्लेगरिज्म चेकर, आप कर भी रहे तो वो ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी कि कितना आ रहा है, पर इनके डेटाबेसेस का मुझे मालूम नहीं कि कितना होता है। और ये एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं, कि आप बोलेंगे कि ये टूल से आपने प्लेगरिज्म चेक कर लिया है, तो ये जर्नल में और यूनिवर्सिटी में दोनों जगह ये एक्सेप्ट नहीं होते, इसलिए हम लोग इसको रिकमेंड भी नहीं करते हैं। पर ये कुछ ऐसा होता है, रिसर्च करते वक्त प्लेगरिज्म चेकर्स आते हैं और उसमें एसआई निकलता है, एक फुल फ्लेजेड रिपोर्ट निकलता है, 3-4 पेजेस का रिपोर्ट होता है एक आर्टिकल के लिए। हमारा पेपर 21 पेजेस का था, तो एक 3 पेजेस का हमारा पूरा रिपोर्ट तैयार हुआ था प्लेगरिज्म का। और उसमें अलग अलग कलर के वो कोड्स आते हैं, उसमें अलग अलग सोर्सेज से कितना परसेंट में आपने कॉपी किया है वो सब दिख जाता है वहां पे, कि आपने एक आध लाइन कौन से पेपर से कौन से जर्नल से ली है, वो पूरा यहाँ इसके सामने लिख के आता है, और वो बताता है कि ये इतना परसेंट कॉपी है, जैसे 1%। तो हर एक चीज वो रिपोर्ट में लिख के आती है, और आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि ये जो लाइंस आपने कॉपी की है ये आपको चेंज करने की जरूरत है, वो हाईलाइट होके ही आता है। तो ये कुछ इनिशियल मेरी तरफ से डिस्कशंस थे कि रिसर्च करते वक्त जनरली हमारा कौन सी चीज़ों से पाला पड़ता है। तो 4 चीज़ों से हमारा कन्फ्रंटेशन होता है, जस्ट आपको एक रिकॉल करा देता हूँ। हम लोगों को आरएम परफॉर्म करना होता है रिसर्च करते वक्त, और आरएम के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, उसके लिए तो 100% सॉफ्टवेयर ही यूज करने होते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको साइंटिफिक राइटिंग, जिसमें आपका पेज फॉर्मेटिंग या रेफरेंसेस बोलिए या फिर मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ये सब चीज़ों के लिए अलग से डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। और चौथा एक हिस्सा जो मैंने अभी आपको बताया आरपीई का, उसमें भी प्लेगरिज्म वगैरह चेक करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग आज के डेमोन्स्ट्रेशन में जा रहे हैं, और इसमें पहला पार्ट जो है वो है आरएम का पार्ट, कि एक एक मुद्दा में अभी जैसे 4 सेक्शन आपको बताएं, तो चारों सेक्शन के कुछ सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला, रिसर्च करते वक्त आरएम से ही पहले पाला पड़ता है, इसलिए आरएम में जो एक फंक्शन है लिटरेचर रिव्यू, जो हमको करना कंपलसरी है, इसमें जो ई रिसोर्सेस है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। साइटेशन रेफरेंसेस का पार्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है।
ई रिसोर्सेज को लेके मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, लिटरेचर के जो सोर्सेस है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको सर्च इंजन डिसाइड करने होते हैं कि आप कौन से सर्च इंजन यूज करेंगे, और दूसरा एक सोर्स होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। तो ये दोनों, इसमें जनरली दो चीजें आती हैं। इसमें गूगल स्कॉलर एक आता है, और एक माइक्रोसॉफ्ट अकेडेमिया जो कम यूज होता है। गूगल स्कॉलर सबसे ज्यादा यूज होता है और बहुत अच्छा सर्च इंजन है। और इसको अगर ठीक से आप सीख लो गूगल स्कॉलर को, तो एक अच्छा खासा डेटाबेस हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस, जिसमें आप एल्सवेयर की बात करेंगे या फिर स्कोपस, डब्ल्यूओएस, विले, स्प्रिंचर, राउटलेज, टेलर फ्रांसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब डेटाबेसेस हैं। तो इसमें से कुछ एक सर्च इंजन का मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपको। गूगल स्कॉलर जो हम लोग यूज ही करते हैं, मुझे मालूम है आपको ये आता है, पर मैं मेरी तरफ से कुछ अगर इनपुट्स दे सकता हूँ जो शायद आपको काम में आएंगे, कि गूगल स्कॉलर को, स्कॉलर में लिटरेचर सर्च कैसे करते हैं बाय यूजिंग बुलियन कमांड, और एडवांस सर्च ये फंक्शंस यूज करके कैसे सर्च करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में सर्चिंग कैसे करता है वो भी बता देता हूँ। कुछ डेटाबेसेस मेरे पास है ऑलरेडी, वो आपको भी मिल जाएंगे। वो कहाँ से मिलेंगे मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट आपको पहले दिखा देता हूँ, सर्च इंजन के भी और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के भी। तो हम लोग आज जो डेमो ले रहे हैं वो गूगल स्कॉलर का है। गूगल स्कॉलर में लिटरेचर सर्च कैसे करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं दे रहा हूँ आपको। उसके बाद गूगल स्कॉलर में जब आप सर्चिंग करोगे तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाएगी कि जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड ये पेपर्स इनके डेटाबेस में है गूगल स्कॉलर के। उसमें क्या होता है बहुत बार कि कुछ पेपर आपको यहाँ टाइटल से ही काम के लगते हैं, पर वो डाउनलोड नहीं होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे लोग स्काई हब ये यूज करते हैं। मालूम नहीं मुझे ये कितना इथिकल है, पर बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं कि जहां से अगर गूगल स्कॉलर से वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, तो जो डीओआई है यहाँ से मिल जाता है आपको गूगल स्कॉलर से, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जिसको कहते हैं, वो डीओआई हम लोग स्काई हब में फीड करते हैं, और फिर हम लोगों को फुल लेंथ पेपर यहाँ से मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में। और यहाँ से पीडीएफ हम लोग फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्काई हब भी, और एक रिसर्च गेट। हाँ, विवेकानंद सर बोल रहे हैं इथिकल नहीं है। मैंने भी कमेंट किया है इसके ऊपर कि ये मुझे मालूम नहीं कितना इथिकल है, पर लोग यूज करते हैं ये मुझे मालूम है, इसलिए। रिसर्च गेट भी एक है कि जहाँ से आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं आर्टिकल्स। उसके साथ साथ फिर स्कोपस, ये एक डेटाबेस है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ वेब ऑफ साइंस का एक्सेस है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको भी यहाँ से ये यूज कैसे करते हैं। उसके बाद है विलय, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छी क्वालिटी के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एल्सवेयर ये तो बात करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे हाई क्वालिटी जर्नल्स होते हैं इसमें, अच्छी क्वालिटी के पेपर्स मिल जाते हैं। सेज पब्लिकेशन है। उसके बाद स्प्रिंजर, ये सब तगड़े क्वालिटी के। एमराल्ड इनसाइट। उसके बाद जेगेट एक रिपॉजिटरी है जहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स को आपको एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आता है एनलिस्ट। आप चेक करिए आपके कॉलेज में, फॉर श्योर मैं 99% बोल रहा हूँ कि आपके कॉलेज में एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन होगा ही। और ये एक डेटाबेस है। तो आपके कॉलेज के जो लाइब्रेरियंस हैं उनके साथ एक बार बात करिए, तो वो आपको फॉर श्योर बता देगा कि एनलिस्ट आपके कॉलेज में है, जिसको नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहते हैं। इनक्लिब नेट का है जहाँ तक मेरा, हाँ यस, ये इनक्लिब नेट का ही है। और इसका सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन लगभग फी जो है 5 से 6 हज़ार है। और ये नैक के लिए वगैरह हमको दिखाना ही होता है, तो सभी कॉलेजेस ये जनरली ले लेते हैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो एक बार चेक करिएगा, ये अच्छा डेटाबेस है। अच्छी क्वालिटी जर्नल्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपको। पहले गूगल स्कॉलर देख लेते हैं। अभी तक कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। वो डाउट था। हाँ सर। एक थोड़ा डाउट क्लियर करना था। हाँ सर, हेलो पूछिए। सर, हाँ सर, प्लेगरिज्म का पूछिए, आपने, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, प्लेगरिज्म के बारे में जो आपने बताया है ना, हाँ कई हाँ सॉफ्टवेयर सर। होते हैं। हाँ और सर। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। हम्म। ये मेरा सिस्टम है, मतलब एक सेंटेंस है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज अ क्रिएशन मैन, वॉट एवर इट मे बी। अब ये जो सेंटेंस है सर,
इसको लिखते समय मैं एक दो तीन तरीके से लिख सकता हूँ सर, लेकिन उसके बाद वो सेम वैसी कास्ट इन इंडिया ही आएगा, तो उसको हाँ कई पेपरों में वो आना ही है और वो सेंटेंस वैसे लिखे जाएगा, तो उसको तो उससे ज्यादा तो पोस्टमार्टम उसका कर नहीं सकते सर। तो करेक्ट वो तो फिर वो फ्लैगरिज्म में आ ही जाएगा, क्योंकि करेक्ट लाखों लोग उसको यूज कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, मैं बता देता हूँ सर इसमें सॉल्यूशन क्या है। जैसे आपने जो अभी बताया ना मुझे, ये 3 या 4 वर्ड बताए सर, तो ये प्लेगरिज्म में आएंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। पर ये 3 या 4 वर्ड्स है सर, तो ये इसको ना लेस देन 1% कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी लेस देन 1% प्लेगरिज्म होता है, वो जनरली कंसिडर नहीं किया जाता है सर। 1% से ऊपर जो होता है ना, वो कंसिडर करते हैं प्लेगरिज्म में। जस्ट मोमेंट में थोड़ा सा गूगल की सर्च विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर यू गॉट द आंसर सर? सर आपका, लेकिन ऐसी कई सेंटेंस अपने रिपीट वो पूरे आर्टिकल में हो जाएगी, तो वो तो कहीं ना कहीं मोर देन 1% से ऊपर ही हो जाएगा सर। नहीं 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 सर, वो दस वैसा नहीं परसेंट जो के ऊपर ही हो जाएगा। कई अ, सेंटेंस ऐसी है जो बार बार यूज किए जाते हैं, वो हाँ तो आना ही है सर पेपर में। उसको हम अभी फॉर एग्जांपल लीजिए, आई एम गोइंग टू अब्रॉड, ये बोल दिया मैंने, तो अब्रॉड अब्रॉड को मैं अभी ओवरसीज लिख दूंगा। ओवरसीज के बाद मैं और से चेंज करके उसको फॉरेन लिख दूंगा, लेकिन आके अब फिर से तीन ही आ रहे, उसके बाद फिर से कोई बंदा अब्रॉड लिखेगा, तो ये पूरे पेपर में आएगा, तो वो 10-15% पे तो चला ही जाएगा ना। नहीं नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ सर। ये प्लेगरिज्म का रिपोर्ट जो जनरेट होता है ना सर, ये हर एक लाइन को लेके रिपोर्ट जनरेट होता है सर। आपने सर देखा है गायकवाड़ सर, रिपोर्ट देखा है क्या प्लेगरिज्म का आपने? हाँ तो वो रिपोर्ट में परसेंटेज वाइज वो रिपोर्ट आता है सर। सबसे ज्यादा हाँ परसेंटेज जहाँ पे आपने प्लेगराइज किया है या जहाँ कहीं से रेफर किया है आपने या कॉपी पेस्ट हाँ किया है, वो हाँ। टॉप पे जाता है। और वो धीरे राइट धीरे 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 छोटे छोटे वाले परसेंटेज सबसे नीचे आते हैं। तो वो राइट। 0.5% या लेस देन 1% ऐसा ही लिख के आ जाता है वहां पे। तो ओके जो कोई भी पब्लिशर है ना, वो नीचे वाले नहीं देखते हैं, वो ऊपर वाले देखते ओके हैं कि इफ सपोज कहीं पे आपने 7% तक एक ही सोर्स से ले लिया है, तो वो वहां पे ओके हाईलाइट करते हैं कि इसको कम करिए। ओके ओके। तो टोटल भले ही आपका सर बराबर है आपका कि टोटल 0.5 ऐसा करते करते तो टोटल चला जाएगा 15% के ऊपर। वो हम्म बात सही है, पर वो 15% में वो टॉप के ऊपर के जो होते हैं ना, कि जहां से सबसे ज्यादा जो सोर्स से सबसे ज्यादा कॉपी किया है ना, वहां पे वो हम्म। हाईलाइट करने के लिए कहते हैं। ओके ओके। तो हम लोग आशीष थोड़ा सा सर, मेरा क्वेश्चन था सर। सर हाँ मैडम पूछिए। मीटिंग जो सॉफ्टवेयर है फॉर प्लेगरिज्म इज अ फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर? नहीं, टर्निटिन फ्री नहीं है ये, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, थोड़ा महंगा है। पर जैसे मेरे टीम के पास भी है ये सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ना इसमें एक इंस्ट्रक्टर वर्जन आता है और एक स्टूडेंट वर्जन आता है। तो एक बार इंस्ट्रक्टर ने वो वर्जन ले लिया तो वो 24 लोगों को उसका एक्सेस दे सकता है। तो आपको ओके एक थोड़ा चेक करना होता है कि इंस्ट्रक्टर वर्जन किसी के पास है क्या। तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव कॉस्ट में स्टूडेंट का एक्सेस हम लोगों को, जैसे हमारे पास जो है ना वो स्टूडेंट का एक्सेस है, तो उसका फीस अच्छा 1 साल का 1,000 होता है, यानी जो जिस किसी से पास से हमने लिया है ना स्टूडेंट का एक्सेस। ओके क्योंकि इंस्ट्रक्टर को बहुत ज्यादा पैसे पे करने होते हैं और वो 24 लोगों को एक्सेस दे सकता है। तो हम लोगों अच्छा को अच्छा वो चेक करना होगा कि वो इंस्ट्रक्टर वाला मॉड्यूल किसके पास है, अच्छा और उनके पास से फिर हम ठीक है, स्टूडेंट वाला वर्जन जो है वो ले सकते हैं। ले सकते हैं। अच्छा थैंक यू सर। ओके। मैंने स्क्रीन शेयर की है, आपको गूगल की सर्च विंडो दिख रही है क्या मेरी? यस यस। अच्छा। मुझे ऑनेस्टली कोई तो भी एक कंफर्म करिए कि मैं गूगल स्कॉलर में लिटरेचर सर्च कैसे करते हैं, इसके बारे में बताना जा रहा हूँ अभी। तो ये सही में आपको ये इनपुट की जरूरत है या मैं दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे फोकस करूँ? नीडेड सर। कंटिन्यू करूँ मैं? सर Yes, sir. Be continue. ठीक है, यहाँ पे मैं गूगल में हूँ और गूगल स्कॉलर में जा रहा हूँ मैं गूगल से। हम लोग अभी गूगल स्कॉलर की सर्च विंडो में है। और गूगल स्कॉलर में सर्च करते वक्त आपको कीवर्ड्स पे काम करना होता है। कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे? तो कीवर्ड आपका जो टाइटल है, टाइटल,
उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ से आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। अभी ये कीवर्ड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसका मैं जनरली 1 घंटे का पूरा सेशन लेता हूँ, पर आज मुझे वो टॉपिक, तो मैं सीधा सीधा कीवर्ड, मैंने जो अभी रिसेंटली एक पेपर पे काम किया है उसके कीवर्ड मेरे फ्रेश अभी दिमाग में है, तो वही मैं यूज करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। हमने एक थ्योरी पे काम किया था, वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ये हमारा पहला कीवर्ड है जो थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ वो। Okay? अभी इसको लेके मैं, ये कीवर्ड को लेके मैं सर्च कर रहा हूँ कि कितने पेपर्स गूगल स्कॉलर के डेटाबेस में है। आप देख रहे हैं 11,90,000 पेपर्स गूगल स्कॉलर की डेटाबेस में है। अभी बात ये होती है कि ये सब पेपर्स मैं कब पढ़ूंगा, कब समझूंगा, और इसमें से मेरे काम के कौन से हैं, यानी नहीं, यानी क्या मैं सिर्फ एक कीवर्ड से तो ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर नहीं चाहिए। इसमें ना कुछ बुलियन कमांड्स अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो ये सर्च और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। बुलियन करते वक्त अभी क्या हो रहा है, जब मैंने ये थ्योरी का कीवर्ड यहाँ पे फीड किया तो इसमें 4 शब्द हैं। थ्योरी एक शब्द है, ऑफ दूसरा है, प्लांट तीसरा है, और बिहेवियर, ये शायद अमेरिकन ब्रिटिश स्पेलिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने अभी ये ब्रिटिश डाल दिया है यहाँ पे, बिहेवियर। तो यहाँ पे 4 शब्द हैं। तो अभी जब मैंने इसको ऐसी फीडिंग किया है तो गूगल स्कॉलर मुझे ये चारों शब्द इसके डेटाबेस में जहां जहां मिलेंगे वहां वहां वो पेजेस मुझे दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहेवियर ये शब्द उठाया है इसने यहाँ से, तो जहां जहां बिहेवियर, थ्योरी, ये सब शब्द जहां दिखेंगे वहां वो मुझे लिंक दे रहा है। पर मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मुझे ये फ्रेज, एज ए फ्रेज, मुझे ऐसे के ऐसे शब्द ही चाहिए। तो मैं इसको डाल दूंगा डबल कोट में, और अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे 11,90,000 था, अभी ये 2,25,000 हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सब्सटेंशियली डेटा रिड्यूस हो चुका है। इसको हम लोग कहते हैं बुलियन सर्च। देखिए मेरा जो टाइटल है उस वो टाइटल में एक कीवर्ड मेरा ये था, इसके साथ और भी तो कीवर्ड है, मेरा एक इंडस्ट्री का भी कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ जिसको कहते हैं एंड कमांड। देखिए इसको बूलियन कमांड कहते हैं। 3 कमांड जनरली यूज होते हैं, एंड, और नॉट। तो एंड तब यूज करते हैं जब आप एक कीवर्ड के साथ दूसरा कीवर्ड भी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ऑब्वियसली ये सिर्फ एक कीवर्ड पे पेपर्स नहीं चाहिए, मुझे ये कीवर्ड के साथ और एक कीवर्ड, जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पे काम किया था, थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये ऑनलाइन शॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया एंड लगा के। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट में मुझे थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर चाहिए, तो मैंने दूसरा कीवर्ड यहाँ पे फीड किया है। अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी है हम लोग 2,25,000 पे सिर्फ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर बुलियन कमांड के साथ। अभी मैंने जब दूसरा कीवर्ड फीड किया है, चेक करते हैं कितने पेपर्स आ रहे हैं। देखिए ये सिर्फ 14,000 पेपर्स पे मैं आ गया हूँ। 2,25,000 पेपर से मैं 14,100 पेपर पे आया हूँ। यही मैं अगर और एक कमांड ले देता हूँ, मुझे और एक कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए। इफ सपोज परचेस इंटेंशन, ये हमारा तीसरा कीवर्ड था, ये मैंने तीसरा कीवर्ड भी दे दिया। अभी मैं चेक करता हूँ कि मुझे मेरे टॉपिक से मिलते जुलते कितने पेपर्स मिल रहे हैं। अभी तो 14,100 है। ये चेक करते हैं। ये देखिए ये फिर से रिड्यूस होके आए हैं 6,110। इसी तरीके से आप और एक कीवर्ड अगर लगा देंगे तो आप आपके टॉपिक से मिलते जुलते पेपर के बिल्कुल नजदीक पहुंचते जाएंगे। धीरे 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 फिल्टर कर रहे हैं हम लोग अकेडमी। और ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग बुलियन कमांड सर्चिंग कहते हैं, या इसको एडवांस सर्चिंग भी कहते हैं। मैंने एंड के बारे में तो आपको बता दिया। एंड कब यूज करते हैं, जब आप सेपरेट कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हो। अभी और के बारे में बता देता हूं मैं। और तब यूज करते हैं जब आप सिनोनिमस टर्म्स भी ढूंढना चाहते हो। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ये वर्ड है जो ये मुझे ढूंढ के दे रहा है। ये सब में मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा इसके डेटाबेस में अगर कहीं इंटरनेट शॉपिंग ये वर्ड भी आ गया तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि वो तो सिनोनिमस ही है ना। ऑनलाइन शॉपिंग हो या ई शॉपिंग हो या इंटरनेट शॉपिंग हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और कमांड दे देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट शॉपिंग। ये भी चलता है मुझे, ऑनलाइन शॉपिंग भी चलेगा, या फिर और मुझे इंटरनेट शॉपिंग भी चलेगा।
और उसके बाद बाकी की कमांड हमने फॉलो की है। अब चेक कर दे, अभी जैसे और लगा देंगे ना तो ये पेपर की संख्या बढ़ जाती है। ये अभी 6110 है, चेक करते कितना आ रहा है ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया है पेपर्स। ओके, तो इस तरीके से जनरली हम लोग गूगल स्कॉलर को ढूंढते हैं। और एक गूगल स्कॉलर का मैं फंक्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जो 3 डंडियां दिख रही हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं बाहर के कमांड बता देता हूँ आपको। यहाँ आप देखेंगे टाइम वाइज आप सर्चिंग कर सकते हो, जिसको फिल्टर कहते हैं। कि आप अभी ये क्या कर रहा है कि इसके डेटाबेस में जितना भी अवेलेबल है वो सब दे रहा है। पर इफ सपोज मुझे सिर्फ पिछले 10 साल के ही पेपर्स चाहिए, 2010 से लेके 2020 तक, ये टाइम पीरियड के ही मुझे पेपर्स चाहिए, तो मैं अभी इसको सिर्फ 10 साल का कमांड दे रहा हूँ। अभी ये 6530 है। चेक करते हैं ये फिल्टर लगाने के बाद, टाइम का फिल्टर लगाने के बाद क्या हो रहा है। ये देखिए रिड्यूस होके तो आए हैं थोड़े बहुत, 5290 है इसके पास। इसके बाद आप रिलीवेंस, सॉर्ट बाय रिलीवेंस, ये भी एक कमांड है। इसके अलावा यहाँ पे ना एक एडवांस कमांड आती है, वो भी मैं बता देता हूँ, एडवांस सर्च। यहाँ से हमने जो अभी किया है वो सब यहाँ से भी आप फीड कर सकते हो कमांड्स। उसके बाद आप यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेयर माय वर्ड्स ऑकर। ये जो कीवर्ड आपने फीड किया हुआ है, ये कीवर्ड आपको कहाँ चाहिए, तो मुझे सिर्फ टाइटल में ही चाहिए सपोज ये कीवर्ड। इसने क्या लिया है बाय डिफॉल्ट, एनीवेयर इन द आर्टिकल, पूरे के पूरे पेपर में जहां कहीं भी ये 4 वर्ड मिलेंगे उसका डेटाबेस उसने मुझे दिया था। पर मुझे चाहिए कि ये स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर पेपर के टाइटल में ही हो, सो दैट मेरा जो सर्च है और भी स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो अभी मैंने यहाँ से ये एडवांस से कमांड दे दिया। उसके बाद आपने ऑथर वाइज अगर कुछ ढूंढना है तो स्पेसिफिक ऑथर, मुझे आइजन के पेपर ढूंढने हैं तो मैं यहाँ पे ऑथर का नाम दे सकता हूँ। इसके बाद रिटर्न आर्टिकल्स पब्लिश इन, आपको कोई स्पेसिफिक जर्नल के ही आर्टिकल चाहिए, सपोज मुझे एल्सवेयर के ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर विंडो में सिर्फ एल्सवेयर डाल दूंगा तो मुझे सिर्फ एल्सवेयर के ही आर्टिकल्स यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस वे वी कैन सर्च इट बाय यूजिंग एडवांस सर्च फंक्शंस इन गूगल स्कॉलर। चेक करते हैं, अभी तो मैंने एक एडिशनल कमांड दे दिया इसको इन द टाइटल। चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। ये बोल रहा है सिर्फ टाइटल में तो कोई पेपर है नहीं आपके डेटाबेस में, आपको फुल लेंथ आर्टिकल में ही ये मिल जाएगा। तो ये 5290 आ रहे हैं। और फिर यहाँ से हम लोग चेक करेंगे इसमें पेपर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे साइटेशंस ज़्यादा है वो क्वालिटी पेपर माने जाते हैं। कि यहाँ पे 26 साइटेशंस है, यहाँ पे 181 है साइटेशंस, यहाँ पे 30 साइटेशंस है। तो साइटेशन से भी बहुत बार पता चलता है, जैसे यहाँ पे 399 साइटेशंस है तो ये पेपर शायद मेरे ज़्यादा काम का दिख रहा है। और मेरे हाँ कीवर्ड्स भी इसने पकड़ लिए हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, उसके बाद परचेस इंटेंशन, 4 में से 2 कीवर्ड्स इसने पकड़ लिए हैं। यानी शायद ये साइंस डायरेक्ट में है। यहाँ से मैं पीडीएफ भी ले सकता हूँ, इसको ओपन करके देखते हैं। और ये पीडीएफ नहीं मिलती है तो फिर वो स्काई हब से वगैरह डाउनलोड करते हैं जनरली। यहाँ से आ ही रहा है ये डाउनलोड फुल टेक्स्ट इन पीडीएफ, डाउनलोड दिस आर्टिकल। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वेरी वर्दी यू कैन से, कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि गूगल स्कॉलर को स्मार्टली कैसे सर्च करते हैं। तो मुझे लगा कि एक 5 मिनट में इसके ऊपर बात कर लूँ। अभी मैं जैसे आपको सर्च इंजन के बारे में बताया, गूगल स्कॉलर ये सर्च इंजन है जहाँ से हम लोग हमारे आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस की। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस का मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपको। जस्ट मोमेंट, मैं थोड़ा लॉगिन कर रहा हूँ, या फिर पहले आपको बता देता हूँ मैं। आपको मेरी गूगल की सर्च विंडो दिख रही है क्या अभी? प्लीज कंफर्म करिए थोड़ा। यस सर। ओके, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां पे जा रहा हूँ। ये हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये ई लाइब्रेरी टैब जो है, यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है। ये ई जर्नल, ई शोध सिंधु में भी आप रिसर्च पेपर्स ढूंढ सकते हैं, जैसे जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया वो कीवर्ड्स देखें। इसके साथ ना ई बुक्स भी है यहाँ पे। और यहाँ पे शोध गंगा का भी गेटवे
दिया हुआ है, ई पाठशाला का भी गेटवे है, यहाँ से इनफ्लिबनेट का गेटवे है, ये भी एक अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ आप जो ये देख रहे हो रिमोट लॉगिन, ये लॉगिन आपको अगर आप पीएटी कर रहे हैं या फिर आप पीएटी के सुपरवाइजर है तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक्सेस मिल जाता है इसका रिमोट लॉगिन। और ये यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस जो है एक 12-13 डेटाबेसेस को हम लोगों को एक्सेस मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कौन से डेटाबेसेस है और इसको एक्सेस कैसे मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं वो गेटवे से, और यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिमोट लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड हमको ये देना होता है। तो मैं यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी फीड करके देखता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। ये समहाउ मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा, अदरवाइज ये काम तो कर रहा था। तो यहाँ से आपको कुछ गेटवे मिल जाते हैं, और जैसे हमने गूगल में सर्चिंग किया है वैसे ही आपको WOS का एक एक्सेस मिल जाता है वहाँ से, स्प्रिंजर का है, राउटलेज का है, एल्सवेयर का है, जेगेट का एक्सेस है वहाँ से, अच्छे खासे ऑक्सफोर्ड का भी एक्सेस है वहाँ से। तो एक 10-12 आपकी जो रिपॉजिटरीज है या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं वहाँ आपको एक्सेस मिल जाता है, और गूगल स्कॉलर से बेटर फंक्शंस वहाँ पे हैं। पर इंसिडेंटली मालूम नहीं वो कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू यू। सो फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इसको लेके कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे। ओके, थोड़ा कंफर्म करेंगे, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सर। ओके, हम लोग अभी आरएम के कुछ एलिमेंट्स जब फंक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसको कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन और क्वेश्चनर डिजाइनिंग, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिकली आपको मालूम है कि गूगल फॉर्म में भी आप क्वेश्चनर बना भी सकते हो और एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो लिंक है वो लिंक शेयर करके, यूआरएल शेयर करके आप व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल के थ्रू आप डेटा जनरेट भी कर सकते हो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में भी ये फंक्शन है, गूगल जैसा ही काम करता है ये भी। ये हो गया क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। और अगर आपको क्वेश्चनर तैयार करना है तो उसके लिए 2 प्लेटफॉर्म है, एक है सर्वे मंकी प्लेटफॉर्म और दूसरा है प्रोक्वेस नाम से एक प्लेटफॉर्म है रिसर्चर्स के लिए, कि जहाँ पे आप क्वेश्चनर तैयार कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, और वही क्वेश्चनर आप इन दोनों पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। और इसमें ना ये प्लेटफॉर्म पे मेंबर्स होते हैं, और वो मेंबर को एक नोटिफिकेशन जाता है कि कोई नया क्वेश्चनर जो है वो अपलोड हो चुका है। तो उनकी जो कम्युनिटी है, ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों कम्युनिटीज है वहाँ पे,
तो वहाँ पे जब उनको नोटिफिकेशन जाता है तो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करते हैं और सबमिट भी कर देते हैं, तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका फॉर्म किसी ने ओपन किया हुआ है और उसको फिल करके आपको वो उसने सबमिट कर दिया है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, क्वेश्चनर डिजाइनिंग और क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन के, जिससे डेटा कलेक्शन का पार्ट भी कुछ हद तक तो सॉल्व हो जाता है। दूसरा है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग का पार्ट। हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की करते हैं और इसमें खास करके 2 फंक्शंस है, रिलायबिलिटी अलग चीज़ है और वैलिडिटी अलग चीज़ है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होती है और आपको एक कंटेंट वैलिडिटी निकालनी होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, और एक होता है रिलायबिलिटी का पार्ट, जिसमें जनरली रिपोर्टिंग जो है वो क्रॉन्सपैक अल्फा का करते हैं और ये 0.7 से ऊपर होना चाहिए, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल माना जाता है। और जितने भी आपके स्टैंडर्डाइज्ड जर्नल्स है उसमें आपका जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है उसका रिलायबिलिटी कंपलसरी है, अदरवाइज पेपर वापस आ जाता है। क्योंकि इसका स्वाभाविक सा मतलब ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, वही अगर रिलायबल नहीं है तो एनालिसिस कितना रिलायबल होगा, ऐसा सीधा सीधा मतलब निकल जाता है। तो आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग की है क्या, और उसके टेस्ट के मेजर्स कितने आए हैं, आपने कौन सी मेथड्स यूज की हुई है, ये सब आपको रिसर्च आर्टिकल में मेंशन भी करना होता है। और ये पार्ट परफॉर्म करने के लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के, जिसमें एसपीएसएस के बारे में आपने सुना होगा। एसपीएसएस का ही एक वर्टिकल है जिसको एमॉस कहते हैं, सिस्टर कंसर्न है एसपीएसएस की। इससे भी आपका रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग होता है। और जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है स्मार्ट पीएलएस का सॉफ्टवेयर। ये पेड सॉफ्टवेयर है पर बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एक जैमो भी, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका मैं थोड़ी देर में डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ आपको। ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जैमोवी से भी आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कर सकते हो। एसपीएसएस से जनरली ये सब लोग करते हैं, सोशल साइंसेस में तो यही सॉफ्टवेयर पॉपुलर है और मैक्सिमम लोग यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। स्मार्ट पीएलएस ये थोड़ा कंटेम्पररी नया सॉफ्टवेयर है पर बहुत ही तगड़े फंक्शन है इसमें, मैं तो बहुत हेवीली यूज करता हूँ स्मार्ट पीएलएस। हम लोग पेपर भी तैयार कर रहे हैं, 2 पेपर्स हमारा काम चल रहा है स्मार्ट पीएलएस का। मैं ट्रेनिंग भी लेता हूँ स्मार्ट पीएलएस की इन दिनों। तो मेरा तो फेवरेट पर्सनल फेवरेट सॉफ्टवेयर है स्मार्ट पीएलएस, इससे बेटर सॉफ्टवेयर ही नहीं देखा मैंने एनालिसिस के लिए, सिर्फ रिलायबिलिटी वैलिडिटी के लिए नहीं, एंटायर एनालिसिस भी होता है इसमें, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का। उसके बाद सैंपल साइज डिटर्मिनेशन के कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें आप अगर साइंस के हैं, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन के रिसर्च स्कॉलर्स है तो आपके लिए 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड है, एक जी पावर और दूसरा ओपन ईपीआई। इसको कुछ लोग ओपन ईपीआई कहते हैं, कुछ लोग ओपन ईपी कहते हैं, तो इट इज टोटली अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट। पर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी पावर मेरे पास है भी, अभी मैं देखता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन दे पाया अगर तो इसका। पर खास करके आपके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स या फिर प्लांट के एक्सपेरिमेंट्स जो है उसके लिए जी पावर यूज करते हैं सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए। पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन इतना आसान नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, दिखा भी देता हूँ कि इसके होम पेज कैसे दिखते हैं, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में हम लोगों को सैंपल साइजेस कैलकुलेट करने होते हैं उसके तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। पहले देखते हैं हम लोग, जस्ट मुझे स्टॉप शेयरिंग ही करना होता है पहले। थोड़ा कंफर्म करिए, आपको मेरी गूगल की सर्च विंडो दिख रही है? यस सर। ओके, मैंने यहाँ पे जी पावर डाउनलोड ये फंक्शन यूज किया है, और ये जो पहला है download.cnet.com, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरे ख्याल से इसको आर का इंटरफेस भी है, और इंटरनेशनल रिसर्चर्स यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यहाँ से डाउनलोड नाउ अगर आप करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। और यहाँ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीधा सीधा, जैसे आप हमेशा जो एप्स डाउनलोड करते हो वैसे ही फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं। और ये ऐसा आइकॉन आ जाएगा, एक तो डाउनलोड करेंगे उसके बाद इंस्टॉलेशन कर लेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद ये जी पावर नाम से ऐसा एक आइकॉन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप में। इसकी ट्रेनिंग को थोड़ा लगता है क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज लगता है जी पावर यूज करने के लिए। जी पावर का लिमिटेशन इन द सेंस, जी पावर की रिक्वायरमेंट ये है कि
आपने जो हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं वो हाइपोथेसिस को आप कौन सी टेस्ट लगाने वाले हैं ये आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको टी टेस्ट करनी है तो टी टेस्ट के अलग अलग प्रकार है। यहाँ पे फैमिलीज देख रहे हो आप, एक एफ टेस्ट की फैमिली होती है जिसमें एनोवा वगैरह यूज होता है। एफ स्टैंड्स फॉर फिशर, और एनोवा वगैरह ये सब जो है फिशर की देन है, तो ये एफ टेस्ट की फैमिली है एनोवा वाली। एनोवा, मैनोवा, कॉनकोवा, ये सब वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, ये सब यहाँ से जाएंगे। उसके बाद टी टेस्ट की पूरी फैमिली है जिसमें टी टेस्ट फॉर यूनिवेरिएट की टी टेस्ट होती है, वन सैंपल टी टेस्ट जिसको कहते हैं, या फिर प्रोपोर्शन की टेस्ट होती है, या फिर टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स एज्यूमिंग इक्वल वैरिएंसेस और एज्यूमिंग अनइक्वल वैरिएंसेस। उसके बाद पेयर टी टेस्ट होती है। तो पूरी की पूरी फैमिली है टी टेस्ट की। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर में भी अलग अलग फंक्शन है। इसमें काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन या इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट है। उसके बाद जेड टेस्ट है। जेड टेस्ट में भी बहुत सारी टेस्ट होती है, इसकी फैमिलीज है। जेड में आपकी यूनिवेरिएट की है, बाद में मीन बेस यूनिवेरिएट है, मीन बेस आपकी प्रोपोर्शन बेस यूनिवेरिएट है। ऐसे बहुत सारी टेस्ट है इसमें। सीआर टेस्ट आपने शायद सुना होगा, क्रिटिकल रेशियो टेस्ट, जो जेड टेस्ट ही होती है बेसिकली। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है ये सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले। तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है कि आपको टी टेस्ट करनी है और इसमें फिर टी टेस्ट की इतने सारे हैं आप देख सकते हो, तो इसमें से इफ सपोज मुझे ये यूज करना है, टी टेस्ट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ओके, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपको यहाँ पे फीडिंग करनी है। ये इफेक्ट साइज ये जनरली 0.5 का लेते हैं, इसको कम करेंगे थोड़ा सा, 0.25 पे काम करते हैं। इसके बाद आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं हम लोग, बाय डिफॉल्ट 0.055 होता है, और सोशल साइंसेस इंटरडिसिप्लिनरी में 0.05 पे काम करते हैं, और लाइफ साइंसेस में जनरली 0.01 होता है ये। और बाद में पावर जनरली 0.8 का लेते हैं। और अलोकेशन रेशो, ये 1 का मतलब है कि यहाँ पे दो ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज मेल फीमेल, इसका कोई वेरिएबल का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये रेशो 1 का मतलब है कि ये दोनों जो ग्रुप है इसका सैंपल साइज इक्वल आ जाएगा। ये फीडिंग करने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट की बटन हिट कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि टोटल सैंपल साइज आ रहा है 398 का ये स्टडी के लिए, और उसमें से आपका मेल का सैंपल 199 का और फीमेल का सैंपल 199 का ये होगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको अनेक्स्चर में ये जोड़ना होता है। और इवन आप अगर रिसर्च पेपर भी तैयार कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि यू शुड यूज जी पावर या फिर ओपन ईपी, जो मैंने आपको बताया। ये दो सॉफ्टवेयर का हमेशा रिकमेंडेशन होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन कुछ कर रहे हो, उसमें 5 या 6 स्पेसीज है, तो आपके ग्रुप्स 6 हो जाएंगे ना। तो हर ग्रुप में हर स्पेसीज के कितने सैंपल्स लेने हैं, तो यहाँ पे ये 6 के आ जाएंगे। उसके लिए जरूरी यही है कि आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, फैमिलीज, और उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सी टेस्ट यूज करनी है इसका नॉलेज जरूरी होता है। इसीलिए जी पावर पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैंपल साइजेस। चलिए दूसरे सॉफ्टवेयर में जाते हैं। अभी बात करते हैं सर्वे वालों के लिए। एक्सपेरिमेंटेशन वालों के लिए मैंने बता दिया सैंपल साइज कैलकुलेशन का। अभी बात करते हैं सर्वे बेसिस प्रोजेक्ट में सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। गूगल की सर्च विंडो में सैंपल साइज कैलकुलेटर ऐसा एक सिंपल सा कमांड दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप देख रहे हैं। ये मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या संख्या है ये, 81 करोड़ है कि क्या, शायद, हाँ 81 करोड़ 90 लाख। तो इसमें से कौन से यूज करने में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपको। ये एक सर्वे सिस्टम का अच्छा सॉफ्टवेयर है, सर्वे मंकी। ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो कॉमनली यूज होता है, इसका ही मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपको सर्वे मंकी का, कि सर्वे करते वक्त आप सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें 3 चीजें लगती है। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आप जैसे देख रहे हो। यहाँ पे आपके टारगेट पॉपुलेशन की संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं फीड कर रहा हूँ, सपोज नागपुर की पॉपुलेशन, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, सिटी की पॉपुलेशन 33 लाख है। अगर मुझे नागपुर में कोई सर्वे करना है तो मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट ये 95% होता है। सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में 95% कॉन्फिडेंस लेवल ही लेते हैं। और उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर ये 1 to 5% के बीच में लेनी होती है कहीं पे तो भी, और सर्वे के लिए रिकमेंडेड 3% है, तो मैं यहाँ 3% लिख रहा हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैंने ये तीनों इन्फॉर्मेशन जैसे ही फीड कर दी तो मेरे सामने मेरा सैंपल साइज है 1067। तो इस तरीके से आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। और ये 1067 कैसे आया है, कैलकुलेशंस क्या हुए, क्या फॉर्मूले यूज किए गए हैं,
इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पूरा नीचे दिया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया है, जैसे देख पा रहे हो। तो हम लोगों को ये सब समझने की जरूरत नहीं होती, हमको सिर्फ ये नंबर्स मालूम होने जरूरी है। पॉपुलेशन का साइज, कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर, ये तो 95% फिक्स ही होता है। एरर 3% मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है, इसको करके देखते हैं। 4% करके देखिए, जैसे एरर बढ़ाएंगे तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं 601 का आया है। हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करके देखते हैं, ये 99% कर रहा हूँ मैं, तो ये 1040 हो चुका है। सो दिस वे यू कैन प्ले विथ दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। और ये सब यार ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, सर्वे मंकी, ये सबको मालूम होता है, रिनोड सॉफ्टवेयर है। और एक दो मैं बता देता हूँ आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। इसमें एक सर्वे सिस्टम भी अच्छा है। यहाँ पे भी वही फिगर्स आपको फीड करना है, 95% या 99%, तो बाय डिफॉल्ट 95% पे काम कर रहे हैं हम लोग। कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो एरर हम लोग बात कर रहे थे, 3%। पॉपुलेशन साइज, इफ सपोज मैं ले रहा हूँ 10 लाख, ज्यादा हो गए क्या, 10 लाख बराबर है, देन कैलकुलेट। ये 1066 का सैंपल साइज यहाँ पे आ चुका है। सो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, हैंडी है। इसमें अगर आपको डाउनलोड करना है कोई सॉफ्टवेयर, तो एक मैकॉर नाम से आता है सॉफ्टवेयर, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। इसमें एक ये रावसॉफ्ट का है, ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा अलग है सॉफ्टवेयर। मार्जिन ऑफ एरर 5% यहाँ पे बोलिए, ये इसको 3% कर देते हैं। यहाँ नीचे ध्यान देंगे आप, सैंपल साइज ऑलरेडी कैलकुलेट करके देता है ये। तो ये 5% था पहले, ये मैंने 3% करने के बाद ये सैंपल साइज यहाँ पे चेंज हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल 95%। पॉपुलेशन साइज ये लेते हैं सपोज 10 लाख, और रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ये बाय डिफॉल्ट 50% ही रखते हैं। तो ये आपके सामने आपका सैंपल साइज है 1066, और ये बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है सैंपल साइज के कैलकुलेशन के लिए। अभी आगे जाते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं वो बता देता हूँ, और एक का कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। हार्डली 7 मिनट बचे हैं मेरे पास। रिव्यू आर्टिकल का हो नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये जैमो भी नाम से सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें हम लोग मेटा एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करते हैं। बिब्लियोमेट्रिक में जस्ट आपको अवेयर तो करा देता हूँ, और किसी एक सॉफ्टवेयर का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा आपको मैं। रिव्यू आर्टिकल, एक्चुअली आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। एक ओरिजिनल, जिसको एम्पिरिकल कहते हैं, हमारा खुद का डेटा, प्राइमरी डेटा जब हम लोग यूज करते हैं कोई आर्टिकल तैयार करने के लिए, तो उसको ओरिजिनल आर्टिकल कहते हैं। और दूसरा होता है रिव्यू आर्टिकल, जो हम लोग लिटरेचर रिव्यू का डेटा यूज करके तैयार कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार है, जिसको लाइब्रेरी रिसर्च भी कहते हैं। इसमें 5 प्रकार आते हैं आपके आर्टिकल्स के, नरेटिव या फिर ट्रेडिशनल रिव्यू, दूसरा सिस्टमैटिक रिव्यू, तीसरा कंसेप्चुअल, चौथा होता है बिब्लियोमेट्रिक, और पांचवा होता है मेटा एनालिसिस। और आप, जैसे मैं देख रहा हूँ कि साइंस के भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं, तो आप मेटा एनालिसिस तो करते ही होंगे। और मेटा एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ये बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स है आज की डेट में, और ये अगर आप काम कर रहे हो इसके ऊपर, तो ये पेपर्स स्कोपस में, डब्ल्यूएस में आसानी से पब्लिश हो रहे हैं अभी तो। इसके लिए ये सब सॉफ्टवेयर का ही खेल है, ये मैन्युअली होता ही नहीं है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। इसके भी सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा है आपका एसएलआर, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मेटा एनालिसिस में जनरली ये, इसको फॉरेस्ट प्लॉट कहते हैं हम लोग। हाल ही में मैंने एक पेपर भी लिखा है मेटा पे, जो गया है अभी पब्लिकेशन के लिए। ये है आपका फनेल प्लॉट, ये सब आपके सॉफ्टवेयर से तैयार होते हैं, और इसके लिए जैमो भी नाम से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सीधा गूगल में जाएंगे, डाउनलोड जैमो ही करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। सिर्फ तकलीफ यही कि कोई आके समझाना चाहिए आपको कि यूज कैसे करते हैं, पर मेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ये रिव्यू पेपर का एक प्रकार है, जिसमें एक वॉस व्यूअर नाम से सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आप देख रहे हो वॉस व्यूअर, या फिर कुछ लोग इसको VOS व्यूअर भी कहते हैं। तो ये भी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का आउटपुट निकलते हैं। आउटपुट में दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से क्लस्टर्स बन के आ जाते हैं। तो मैं थ्योरेटिकल इनपुट में नहीं जा रहा हूँ, पर ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहे हैं, इसको बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू कहते हैं। और ये वाले रिसर्च पेपर्स आज आसानी से पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इंडिया के लिए तो नहीं है, और हम लोग अभी तो, मैं तो काम भी कर रहा हूँ इसके ऊपर।
हम लोग वॉस्पियोरी यूज कर रहे हैं, और मेटा एनालिसिस एक प्रकार है, आपको मालूम होगा। मेटा एनालिसिस के मैं सॉफ्टवेयर बता देता हूँ आपको, तो सर नोट भी कर लेंगे आप। जो हम लोग यूज करते हैं वो जैमोवी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक मेटा इसेंशियल आता है, वो भी फ्री है। ये फ्री वाले में ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, सो दैट आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सके गूगल से। उसके बाद एक CMA नाम से आता है, कॉम्प्रहेंसिव मेटा एनालिसिस, ऐसा लॉन्ग फॉर्म है उसका। ये पेड है, पर ये 24 दिन का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल वर्जन मिल जाता है, जिससे मेटा एनालिसिस होता है। तगड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आर, फैक्टोशाइनी जिसको कहते हैं, लाइब्रेरी जो है फैक्टोशाइनी है आर की, ये भी फ्री है, ओपन सोर्स ही है। आपको आर के बारे में तो मालूम ही होगा, 100% फ्री है, और इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी आर पे ही काम कर रही है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है मेटा एनालिसिस के लिए, डेडिकेटेड है ये। और अभी मैंने हाल ही में एक वर्कशॉप भी लिया था पिछले महीने में। मेरी खुद की रिसर्च एजेंसी है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, उसमें वर्कशॉप चलते रहते हैं मेरे। हाल ही में मैंने मेटा एनालिसिस का वर्कशॉप लिया था, उसमें मैंने जैमोवी और मेटा एसेंशियल ये दोनों सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, क्योंकि ये फ्री है। बाकी ये भी फ्री है, पर इसमें कोडिंग होता है, इसलिए इसमें हम लोग हाथ नहीं डालते ज़्यादा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मेटा के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिब्लियोमेट्रिक के बारे में बता दिया मैंने। अभी डेटा एनालिसिस में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। MS एक्सेल में एक एड इन फीचर है, आपको शायद मालूम होगा, या नहीं मालूम होगा तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। बहुत ही काम का फीचर है ये तो आपको मालूम है कि टोटली 100% फ्री है। ये तो आपके पास अभी भी है, इसको इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है। एड इन है इसमें एक डेटा एनालिसिस टूल पैक नाम से। हेलो फ्रेंड्स, आपको आवाज आ रही है क्या सर की? Not No, clear. no, miss. ओके। आवाज नहीं येते. हाँ हॅलो. सरांकडे आवाज काही नाही येत आहे. इस दिन के लिए। सर और हॅलो आशिष सर, हाँ मैडम, आवाज नव्हता येत. ऍडिन्स मध्ये होतो आपण MS एक्सेल वाला, अच्छा, त्याच्यानंतर आवाज नाही आता आला. क्लियर आहे का मॅडम आवाज? हो आता क्लिअर आता आहे. येतोय? येस येस आता येतोय. अच्छा, हम्म. तो मैं बता रहा हाँ था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एड इन फीचर है डेटा एनालिसिस टूल पैक। मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे एक्टिवेट करते हैं। आपके पास है ऑलरेडी, है इसको एक्टिवेट करना होता है सिर्फ। मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं। एक दो टेस्ट भी आपको करके दिखाता हूँ, 1 वे ANOVA 2 वे ANOVA में करके दिखा देता हूँ आपको अभी। और फ्री ऑफ कॉस्ट है। SPSS ये पेड सॉफ्टवेयर है, पर इसका ट्रायल वर्जन मिल जाता है 24 या 28 दिन के लिए। ये IBM का सॉफ्टवेयर है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, पर महंगा है, 4.5 लाख का है। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसका सब्सक्रिप्शन होता है। पर SPSS अगर आपको एक्सेस नहीं है तो इसका ही छोटा भाई, ये ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक, नाम नोट कर लेंगे आप। 70% SPSS के फंक्शन है इसमें, 70%। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये लाइफ टाइम फ्री है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसकी भी ट्रेनिंग मैं लेता हूँ हमेशा ही। और SPSS जैसे ही काम करता है, यानी इसका लुक भी जो है वो SPSS को सामने रखते हुए ही डिजाइन किया गया है। तो SPSS अगर आप बोल रहे हो कि सर लाइसेंस नहीं है या फिर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो मैं बोलूंगा ब्लू स्काई आपके लिए बना है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए। और इसको थोड़ा सा सीखना होता है। इसके वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स के, तो वहाँ पे एक ट्यूटोरियल भी है, इनका हैंडबुक है, अच्छा खासा लंबा हैंडबुक है कि इसको यूज कैसे करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, टाइम इतना कम है ना क्या क्या बताऊँ। वो गूगल की विंडो ही नहीं दिखती, इसलिए मुझे स्टॉप शेयरिंग ही करना होता है बार बार। ओके, आपको गूगल की सर्च विंडो दिख रही है शायद अभी। यस सर. आप यहाँ पे गूगल की सर्च विंडो में ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स डाउनलोड ये कमांड दे देंगे, और यहाँ से ये सॉफ्टवेयर, ये वाला ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहीं पे आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ा ढूंढ लीजिए यहाँ पे कहीं है इनके ट्यूटोरियल्स, ये सपोर्ट में होने चाहिए।
तो आसानी से डाउनलोड हो जाता है। और अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स में जाके ये जनरली हमारे पास 64 बिट होता है सिस्टम में, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ और फिर एक डेमो दे देता हूँ, फिर रुक जाएंगे। और आपको मालूम है कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आर पे प्रॉब्लम यही है कि ये कोडिंग बेस्ड है ना, प्रोग्रामिंग बेस्ड है, तो ये सबको नहीं जमता है, पर ये फ्री है लाइफ टाइम के लिए। जैमो भी, ये भी लाइफ टाइम के लिए फ्री है ये, और ये आर का इंटरफेस है जैमो भी। स्मार्ट पीएलएस जैसे मैं बता रहा था, बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर है, और ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं सेम। सबसे बेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए दो सॉफ्टवेयर जनरली यूज किए जाते हैं, एक स्मार्ट पीएलएस जो अभी सब लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा है एमोस। पर एमोस आजकल आउटडेटेड हो गया है, एमोस से बेटर ये बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर, इसके रिजोल्यूशन, प्रेजेंटेशन, डायग्राम जो बन के आते हैं ना, यानी अनमैचेबल, बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर, और मेरा तो पर्सनल फेवरेट सॉफ्टवेयर है ये एमोस की, जैसे मैं बात कर रहा था। उसके बाद स्टैटा है, आप टाइम सीरीज एनालिसिस अगर कर रहे होंगे तो स्टैटा से होता है। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए एनवीवो नाम से सॉफ्टवेयर आता है, ये भी फ्री है। उसके बाद आप लाइफ साइंसेस या फिर फार्मेसी को बिलोंग करते हैं, कल एक सर ने बात भी की थी कि वो बॉटनी को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए प्रिज्म है, ग्राफ पैड, जिसको आपने यूज भी किया होगा शायद, अच्छा सॉफ्टवेयर है ये भी। उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए टैबल्यू, ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, इसका ट्रायल वर्जन मिल जाता है। ये ड्रॉप एंड ड्रैग जो हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में पिवोट टेबल जब बनाते वक्त, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन, वो उसी के बेस्ड है। टैबल्यू मैं भी यूज कर रहा था, पर ये क्या प्रॉब्लम ये है कि ये पेड है, ट्रायल वर्जन मिल जाता है 24 दिन के लिए। अच्छा सॉफ्टवेयर है पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, जिसको डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स भी यहाँ पे बनते हैं। आपके बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो मैं बता रहा था वो भी टैबल्यू से हो जाता है। ये विजुअलाइजेशन का ही स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है टैबल्यू, और ये मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी इसके अटेंड किए हैं। मिनीटैब ये जनरली इंजीनियरिंग के जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो यूज करते हैं। तो मैं आपको अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, एमएस एक्सेल का बता देता हूँ आपको, जो आप आसानी से बिल्कुल कर सकें। प्लीज थोड़ा कंफर्म करिए, आपको मेरी एक्सेल की स्प्रेडशीट दिख रही है क्या? हो सर। यस सर। ओके ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये सॉफ्टवेयर। आप यहाँ फाइल में जाएंगे, इंसिडेंटली ना मेरे पास 2019 का लेटेस्ट वर्जन है, तो आप थोड़ा चेक कर लेंगे आपके पास वर्जन कौन सा है। इसमें आप जैसे फाइल में ही जाना है, आप वर्जन कोई भी हो फाइल में ही जाना है आपको। सिर्फ 2007 का वर्जन होगा तो सबसे ऊपर में एक वो चार ऐसे आते हैं विंडोज का आइकॉन, वहां पे जाना होता है। अदरवाइज 2010, 13, 16 ये वर्जन शायद आपके पास होंगे, तो उसमें फाइल पे आप क्लिक कर लेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, और 2010, 13, 16 में यहीं पे, यहाँ पे जो क्लोज लिखा है ना, यहीं पे आपको एक टैब दिखेगा जिसको कहते हैं ऑप्शंस। आप चेक करिए, अभी भी मेरे साथ कर सकते हैं। और ये 2019 का वर्जन है, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ मोर में, और यहाँ पे ऑप्शन लिख के आएगा, ये मेन्यू में आपके सामने ही दिखेगा। 2019 का वर्जन नहीं है अगर आपका, तो ये ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सर फॉर 7 व्हाट यू से फॉर 7? 7 में सबसे ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे वो चार येलो रेड कलर का ऐसा दिख रहा होगा आइकॉन विंडोज का, उस पर क्लिक करेंगे मैम आप। और उसके बाद स्टेप सेम है, फिर वहां पे जाके आप ऑप्शन में ही जाना है। ऑप्शन में फिर ये मेन्यू आता है, ये मेन्यू में एडिंग्स, ये जो दिख रहा है आपको एडिंग्स में, ये एनालिसिस टूल पैक, इस पे मैंने सिंगल क्लिक किया, ये ब्लू हो गया। इसके बाद नीचे जाएंगे गो में, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एनालिसिस टूल पैक में, और बाकी आपको वीबीए पे वगैरह विजुअल बेसिक्स पे काम करना है, तो ये भी कुछ एडिन है, सॉल्वर के एडिन है यहाँ पे, ये करने हैं। तो पर मुझे तो सॉफ्टवेयर पढ़ाना है आपको स्टैटिस्टिक्स वाला, तो ये स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर एनालिसिस टूल पैक, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। मेरा इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो ऑलरेडी मैं कर नहीं रहा हूँ इसको ओके, पर आप यहाँ ओके कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप। अभी ये इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए यहाँ पे जो डेटा का टैब दिख रहा है आपको मेन्यू में, एक बार ये चेक कर, तो ये नीचे नहीं जा रहा है। ओके, ये जो मेन्यू में डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ डेटा में आप क्लिक करेंगे, सिंगल लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में डेटा एनालिसिस लिख के आएगा। ये जो दिख रहा है आपको राइट टॉप कॉर्नर में डेटा एनालिसिस, ये अगर लिख के आया है तो समझ लीजिएगा आपका सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है।
जब आपने ये एड इन में नहीं किया है तो आपको ये टैब नहीं दिखेगा डेटा में। पहले आप इंश्योर भी कर सकते हैं कि वहाँ पे नहीं होता है। अभी हमने एक्टिवेट कर लिया इसको। यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो सब यहाँ पे हैं। एनोवा 1 वे, एनोवा 2 वे, उसके बाद एनोवा 2 वे विदाउट रेप्लिकेशन और विथ रेप्लिकेशन दोनों हैं यहाँ पे। कोरिलेशन, बाद में कोवरेंस एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो इंजीनियरिंग में करते हैं, एफ टेस्ट हम लोग करते हैं हमेशा। बाकी सब टेस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप चेक कर सकते हो। इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग के फंक्शन है, टी टेस्ट, 3 प्रकार की टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, ये सीआर टेस्ट है एक्चुअली। ये सब टेस्ट है यहाँ पे। तो कोई 1 या 2 फंक्शंस में परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये काम कैसे करता है वो बता देता हूँ मैं। पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमको रिपोर्ट करना ही होता है, तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन दिख रहा है आपको। इस पे मैंने सिंगल लेफ्ट क्लिक किया और ओके कर दिया। ये पे मेरे पास डेटा शीट है जिसका मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालना है। एक्स मेरा वेरिएबल है और ये वेरिएबल को लेके मेरे पास ये कुछ इनपुट है डेटा का। अभी यहाँ ये ओपन करने के बाद मुझे इनपुट रेंज मांग रहा है, तो मैं ये पूरा इनपुट ले रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ लेबल्स इन फर्स्ट रो, यहाँ इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ग्रुप बाय कॉलम रोज ये ऐसे ही रखेंगे। लेबल्स इन फर्स्ट रो, हाँ मैंने इनपुट देते वक्त एक्स जो लेबल है मेरे वेरिएबल का वो मैंने लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और ये लेना रिकमेंडेड भी है क्योंकि आउटपुट जो है वो लेबल के साथ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम आउटपुट दे देंगे इसको। आउटपुट कहाँ चाहिए, तो मुझे सपोज यहाँ चाहिए, तो ये सेल का एड्रेस मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे आउटपुट जनरेट हो चुका है। आपके मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टसीज, रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम, सैंपल साइज, ये सब 13 मेजर्स है। ये आप अगर काउंट करेंगे 13 मेजर्स है ये एक क्लिक पे आपके सामने है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। एक कोई टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं इसमें। उसी करते हैं, टी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये टी टेस्ट हम लोग फिर से डेटा में जाएंगे और डेटा एनालिसिस में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे टी टेस्ट एज्यूमिंग इक्वल वैरिएंसेस में कर रहा हूँ। उसमें वेरिएबल 1 का मैंने इनपुट दे दिया, इसको लेबल ले लेते हैं। उसके बाद वेरिएबल 2 का इनपुट ले रहा हूँ मैं लेबल के साथ। उसके बाद हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस, हम लोग नल टेस्ट कर रहे हैं तो 0 डिफरेंस एज्यूम करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। लेबल्स लिए हैं, अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 पे ही काम कर रहे हैं। आउटपुट रेंज पूछ रहा है ये मुझे, यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ बाजू में, ओके कर देंगे, आउटपुट आ गया। यहाँ से हम पी वैल्यू 2 टेस्ट की रेफर करते हैं और यहाँ से फिर इंटरप्रिटेशन करता है। इट इज सो सिंपल। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को काम में आ सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर के साथ भी अगर आप रिजल्ट टैली करेंगे तो ये मैच होते हैं। तो ये अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। तो ऑलरेडी मैं 8 मिनट ज़्यादा कंज्यूम कर चुका हूँ, तो मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस हैं? Sir, यस मैडम। so you talk about various softwares. So if it has been possible for you, can you give us one sheet that for this purpose, these are some of the softwares? Because we listen one by one, but it's not been possible to remember all. And to do practice of it, if you can provide some files regarding the name and for the purpose, so it will be better. Okay, ma'am. I will share it with Priti, ma'am. Okay, thank you so much. और किसी को कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी सर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर बताया था उसका नाम क्या बताया था? टैब्ल्यू। वो एक बार बोलते हैं। कौन सा टैब्ल्यू सर? टैब्ल्यू टैब्ल्यू और अदर TABLUE। सॉफ्टवेयर थे क्या और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? हाँ, बहुत और सारे हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं फ्री सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो एक लंबी लिस्ट आ जाती है। ओके। और ये बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सॉफ्टवेयर से। पर अच्छा। मेरे ख्याल से मैडम एक्सेल आप सीख लीजिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत अच्छा है।
हाँ, एक्सेल इज द बेटर। एक्सेल में बहुत अच्छे हो जाते हैं मैडम, उसको सिर्फ हमने ना ठीक से यूज ही नहीं किया इजी है। भी ये है एमएस सर। का पैकेज जो है ना, हमने ठीक से यूज ही नहीं किया है इसको अभी भी। हाँ सर, ये ऑप्शन जो आज आपने बताया था एड इन का, वो पता ही नहीं था सर। हाँ नहीं, एक्सेल में भी बहुत सुविधा है मैडम, अच्छे अच्छे ग्राफ्स हाँ बन जाते हैं। इवन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के फंक्शन है मैडम, जो दिखते नहीं है पर कर सकते हैं वहां से। अच्छा 20 प्रकार के ग्राफ्स हम लोग एक्सेल में बना सकते हैं मैडम। अच्छा सर, नहीं पता है सर। हाँ एग्जैक्ट हमारे पास जो हाँ रिसोर्सेस है, हम लोग उसको ठीक से यूज हाँ, नहीं कर रहे। मैं कल भी बात किया यूज था नहीं आपको, करते, बराबर है पावर सर। पॉइंट में 1000 फंक्शन से हम लोग 5% भी यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ that's the बराबर thing. है, एक्जैक्टली करेक्ट। थैंक यू सर। Hello, sir. So this forest plot and VOS viewer is for what purpose? फॉरेस्ट प्लॉट ये सॉफ्टवेयर नहीं मैडम, फॉरेस्ट प्लॉट ये ग्राफ का फंक्शन है, मेटा एनालिसिस में बनाते हैं उसको, फॉरेस्ट प्लॉट को। Okay. Yes, yes. और वॉस व्यूअर ये सॉफ्टवेयर है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। Hello. Okay. Thank Hello, sir. Am I audible? यस मैम, Hello. यस मैम, आरती मैडम, आई कैन हियर यू। Being as a physics faculty, which software is most useful for research purpose? Because my research reflects on magnetic and transport properties, means XRD and IR, VSM, MOSBER. So for these graphical presentation, we have used Origin software, but I didn't get the function of that particularly. So is it मैडम ये okay? कुछ डिसिप्लिन के स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे खास करके लाइफ साइंसेस में, और आप जैसे बोल रही है कि आप फिजिक्स को बिलोंग करती है, तो आपकी स्ट्रीम के कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके फील्ड के सीनियर लोग शायद आपको बता पाएंगे। और ऑरेंज जो आप बोल रही है, ठीक है, ऑरेंज में भी बताया। बहुत सारे फंक्शंस है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के, विजुअलाइजेशन के। हाँ, मुझे मालूम नहीं ऑरेंज आपके फील्ड के लिए रिलेवेंट है कि नहीं, पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑरेंज। ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज नाम से सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ओरिजिन है एक, तो उसके बारे में कुछ आइडिया है सर? ओरिजिन नहीं सॉफ्टवेयर। मैडम, नहीं मैंने यूज नहीं किया है। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? क्योंकि ये ऐसी लिस्ट है, ऐसा टॉपिक है कि इसको 2 लेक्चर्स भी कम पड़ जाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। यस यस। आज भी सर, मैडम आज भी सर हमें दिखाई नहीं दिए बस। अच्छा, सर तुमचा just a चेहरा moment, sir. दाखवून द्या बाबा यांना एकदा। Oh. Let me start my video. और फ्रेंड्स सर के ना मतलब से ये होते रहते हैं, वर्कशॉप्स होते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, कोई इंटरेस्टेड हेलो होगा सर। ये सारी चीजें सीखने के लिए। हेलो सर। हाँ सर, गायकवाड़ सर, now you can see me. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? Yes, ma'am. Yes. Am I audible, ma'am? Yes yes. Yes, yes, Ashish, yes sir, we can. Ashish sir, is there any software or ideograph? Is there any software for? Ideogram, to draw a ideogram or ideograph. I am not जिससे हम aware of कल्पना it. चित्र कहते हैं, कल्पना चित्र को ड्रॉ करने के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है क्या? पिक्टोरियल, आई नहीं, थिंक पिक्टोरियल मैंने पिक्चर्स। यूज नहीं किए है सर वो, तो उसके बारे में आइडिया नहीं है सर। ओके ओके। उसमें सर एक एन वीवो है जिसमें वर्ड क्लाउड वगैरह बन जाते हैं, जो आप बोल रहे हैं कल्पना चित्र। एन वीवो नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, एन कैप्चर नाम से एक सॉफ्टवेयर है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। सॉफ्टवेयर इतने सारे हैं सर। वो डोमेन स्पेसिफिक भी इतने सारे सॉफ्टवेअर्स हैं सर इवन आपण सर्च इंजिन मध्ये जरी टाकले ना तरी आपल्याला मिळून जातील, फक्त त्याचे ट्युटोरियल्स हा. मिळाल्या तर आपण त्याला शिकू शकतो. करेक्ट करेक्ट, क्लूज मिळतं गुगलमध्ये, क्लू हो. मिळून जातात. हो, पण बेस्ट कोणते ते सांगणारं कोणीतरी हवं, म्हणजे कोणत्या एक्झॅक्टली आपण यूज करायला हवेत. जैसे अभी सर ने रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए मेंडले बताया, वो तो बेस्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर ये ना कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे अमरावती विद्यापीठ में मेंडले को नहीं इतना वो रिकमेंड करते, वो एंड नोट का ही रिकमेंडेशन है उनका। जो प्री पीएचडी का सिलेबस है उसमें भी एंड नोट ही उन्होंने बोला है।
ओके। एंड नोट ही यूज करेंगे रेफरेंसेस के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी ये रूल्स चेंज होते हैं। एक जोटेरो नाम से सॉफ्टवेयर है, पेपर सर। फाइल नाम से एक सॉफ्टवेयर है। तो यानी एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तीन चार अच्छे सॉफ्टवेयर्स है। यस सर। ओके, so thank you so much sir again for your wonderful talk with the demonstration and informative session sir. So from all the participants also I extend my thanks to respected Dr. Ashish Linge sir for today's and yesterday's session sir. Thank you so much sir. सर थँक यू मॅम. अजून यांची काही रिक्वायरमेंट असेल तुमच्या टॉपिकशी रिलेटेड पुढे तर मग आपण बघूया नेक्स्ट वीक मध्ये वगैरे. मी हो नक्की काही सॉफ्टवेअरचं डेमॉन्स्ट्रेशन यांना जर हवं असेल येस सर. तर आपल्याला नक्की करता येईल ते. हो सर, ठीक है. आणि फ्रेंड्स सर के कुछ सेशंस भी होते हैं, मतलब सर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे सर वर्कशॉप्स लेते हैं. अभी सर ने बहुत फास्ट में सारी चीज़ें बताई, लेकिन एक एक सॉफ्टवेयर के ऊपर सर के 7-7 दिन के या तो मतलब ऐसे वर्कशॉप्स होते रहते हैं. तो अगर आपको उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए और उसमें अच्छे से कमांड लाना है तो आप वो वर्कशॉप्स भी अटेंड करिए. मतलब मैं खुद तो पर्सनली करती हूँ सारे वर्कशॉप्स सर के अटेंड. पता है एडिशनल नॉलेज देने के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. एज फार एज रिसर्च एरिया इज कंसर्न इट इज़ अ ह्यूज ओशन वी कैन से, और पढ़ते रहना चाहिए ऐसा मुझे हमेशा लगता है. तो मैंने भी अभी तक सर के बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं. पर हमें मालूम होना चाहिए मैडम कब और कौन से वर्कशॉप स्टार्ट होते हैं. आप सर के कांटेक्ट में रहते जाइए. ओके मैम. मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ या प्रीति मैडम आपको मेरा नंबर शेयर कर देगी. यस सर, यस. So share your email ID also, please. जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा आपको शेयर कर देता हूँ. ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है. फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और मैं शेयर भी कर दूंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी जो अपना ग्रुप है वर्कशॉप का उसमें. लिख देता हूँ यहाँ पे. अभी मेरा प्रेजेंटली थीसिस राइटिंग का वर्कशॉप चल रहा है. ये शाम को ही होते हैं मेरे वर्कशॉप 6 बजे. Ashish_Linge @readymail.com. और ये मेरा पर्सनल नंबर है. व्हाट्सएप भी इसी पे अवेलेबल है. तो इफ यू विश टू ज्वाइन एनी कोर्सेस, ऑनलाइन मोड में ही चल रहे हैं, so you may drop me a simple WhatsApp message, so I will accordingly communicate with you. Sir, if you have any forthcoming courses, so if you have any brochure or like that, so if you can share with us, so it will be better to see further that what are the courses are there. Sure मैम. महीने में 2 या 3 कोर्सेज चलते हैं मेरे, 5 या 6 दिन के, और मैं प्रीति मैडम को जनरली शेयर करता हूँ. और अगर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो प्रीति मैडम फॉर श्योर आपको वो कम्युनिकेट कर देगी, आपके ग्रुप में पोस्ट कर देगी. और आपको किसी को लगता है कि इंडिविजुअली आपको मिल जाना चाहिए कम्युनिकेशन, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए आपके नाम का. तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी होगा उसमें आपको मैं वो ब्रोशर जो है वो शेयर कर दूंगा. और कोई एक प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप मेरे इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाएंगे, और उसमें मेरा जो मास्टर ग्रुप है इंस्टीट्यूट का उसमें आप ऐड हो जाएंगे, और बाकी कम्युनिकेशन आपको वहां से होते रहेगा. Yes, sir. Okay. Thank you. चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको. मुझे भी थैंक यू बहुत सर. अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके. थैंक यू. ओके मैम, थैंक यू मैडम. विथ योर परमिशन आई एम लीविंग द मीटिंग नाउ. यस सर, यस सर. चलिए फ्रेंड्स अपन भी यहाँ पे रुकते हैं. अभी देखिए कल का भी शेड्यूल अपना सेम रहेगा, बिकॉज ऑन योर डिमांड वी हैव अगेन इन्व्हाइटेड कुणाल गायकवाड सर. इफ यू रिमेंबर, आठवतात का कुणाल गायकवाड सर काय शिकवलं होतं त्यांनी?
सर्टिफिकेट टीएम साठी हाँ ठीक। तो गूगल एप्लीकेशंस जिन्होंने कवर किए थे उनका एक अपना एडिशनल सेशन अपन ने रखा है, तो कल उनको टाइम है, तो कल भी जैसे अभी आशीष लिंगे सर ने पोस्ट लंच सेशन लिया वैसे अपन कुणाल सर का कल सर्टिफाई एम वाला टॉपिक प्लस एक दो और सॉफ्टवेयर वो डील करेंगे कि हाउ टू जनरेट सर्टिफिकेट्स आफ्टर गूगल फॉर्म सबमिशन। तो कल अपना शेड्यूल आज के जैसे ही रहेगा। मॉर्निंग सेशन में योगा, फिर 11 से 2 अपने और सेशंस रहेंगे जिसमें आप और कुछ सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे, अच्छे वाले सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे। हाउ टू क्रिएट इंटरैक्टिव वीडियोस पे कल रहेगा सेशन। फिर 2 से 2:30 अपना लंच ब्रेक और 2:30 बजे फिर कुणाल सर आगे का सेशन कवर करेंगे। ठीक है, तो कल का वीकेंड है बट स्टिल वी आर हैविंग द सेम शेड्यूल टिल 4 o'clock. So see you tomorrow at 7:30 in the morning. Good day. गुड डे मैम। Thank you. Good day, ma'am. Good.